अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? अच्छा, हमारा ना हिस्ट्री का जो लेक्चर हुआ था, इंडो पाक हिस्ट्री, हमने डेमो लेक्चर किया था लास्ट वीक में। तो बहुत सारे लोगों ने डेमो लेक्चर अटेंड भी किया, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया इस सेशन को। तो हम आज दोबारा इस सेशन को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और आप तमाम लोगों को बताने का मकसद ये है, जिनकी सी एस एस 2024 वाली अटेम्प्ट है और वो हिस्ट्री ऑप्ट कर चुके हैं, और हिस्ट्री को उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, गो थ्रू किया है, और हिस्ट्री और जो है दूसरा सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर, इसको वो सेम पैटर्न पे ले रहे हैं। तो उनके लिए हमने बेसिकली ये दोबारा आज रखा है ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी एक्सेस पहुंच जाए और उनको आइडिया हो जाए कि हिस्ट्री को कैसे अटेम्प्ट करना है, या क्या सूरत हाल होती है पेपर में, इसके जार्गन्स क्या होते हैं, और जो पेपर है पाकिस्तान अफेयर का उसमें हमने क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी है। इंडो पाक हिस्ट्री में एक लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है कि इसमें नंबर कम आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, आएंगे भी। आज मैंने ये जो एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट है, जिस तरह मैंने इसको आपको करवाना है ना, अब थोड़ा सा मद्देनजर रखिएगा कि इस तरह हम अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ तो मेरा ये ख्याल है कि हम काफ़ी हद तक चीज़ों को पेपर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे सकते हैं। हिस्ट्री का सबको पता है, आपके पास कंटेंट इतना ज़्यादा है यूट्यूब पे और गूगल पे या मुख्तलिफ बुक्स का। इस इंडो पाक हिस्ट्री पे हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, तीन तरह के लोगों ने लिखी हैं, मुस्लिम, हिंदूज और अंग्रेज हिस्टोरियंस ने। बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन जो आपने पेपर में चार क्वेश्चंस करने हैं, उन चारों सवालों को आपने सिर्फ 20-20 नंबर का सवाल है और 80 नंबर हैं उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उन 80 नंबरों में से आपने मैक्सिमम नंबर छीनने होते हैं एग्जामिनर से। आपने समंदर को कूजे में बंद करके आना होता है, उसे एक खीर पका के ना, अच्छा मीठा डाल के, शक्कर डाल के उसे दे के आना है कि वो खाए और उसे मजा आ जाए, ठीक है। इस तरह करके हमने चीजें तैयार करके प्रॉपर उसके सामने रख देनी होती हैं। भाई, अब ये हमारी तरफ से ओके है, अब आपके ऊपर है कि आप इसके साथ कितना इंसाफ करते हैं, ठीक है। तो इसी तनाजुर में आज हमारा जो पहला लेक्चर है, बेसिकली हम इसको पहला लेक्चर ही कहेंगे। अच्छा जी, एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट। पहले मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम सोसाइटी जो है, ये इससे मतलब क्या है इंडो पाक हिस्ट्री में। इंडो पाक हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि इंडिया जब यहाँ पे मुसलमान आए हैं तो ये तब से इंडिया की हिस्ट्री शुरू हुई है। इंडिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इंडिया की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। हिंदू रिलीजन जो है वो दुनिया में सबसे पुराना मजहब गिना जाता है। अगर सबसे पुराना मजहब हिंदू है तो फिर आप समझ लें कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। और इंडो पाक जो है, ये वाली बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री तो स्टार्ट होती है जब मुगल एम्पायर खत्म हुआ है। तो उसके बाद अंग्रेज आए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर जो स्ट्रगल की है या अपनी अपनी आज़ादी के लिए कोशिश की है, बेसिकली तो हिस्ट्री यहाँ तक होनी चाहिए थी। लेकिन हम थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी होने के नाते और हमारी जो हिस्ट्री है उसमें हम इस्लाम का टच लाजमी रखते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा पीछे ट्रैवल करना पड़ता है। और ये ट्रैवल भी बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा। मुस्लिम सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे। जो मुस्लिम सोसाइटी है, मुसलमान अगर यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो मोस्टली हिंदू, बुद्धिस्ट, और हिंदुओं में भी डिफरेंट कास्ट थी और बेशुमार ऐसे कौम कबीले थे जिन्होंने इस्लाम और अरब के बारे में, मेरा ख्याल है कि ये उनको आइडिया नहीं था कि इनके कल्चर सिविलाइजेशन क्या है। और मुस्लिम सोसाइटी यहाँ पे जो आई है वो अरब से आई है, प्योरली अरब के साथ यहाँ पे आई है। अरब भी शुरू से मुस्लिम्स नहीं थे, अरब भी बहुत सारे मज़ाहब थे, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी और जो जूइज्म था, और उसके अलावा उनका शादियों का सिस्टम भी बड़ा था, पोलीगैमी एटसेट्रा। उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी यहाँ पे आने से पहले इंडियंस जो थे और अरब थे, इनके आपस में रिलेशंस तो थे, ये आ जा रहे थे, ठीक है। और जब इस्लाम आया तो उसके बाद जो इनका रिलेशन बना वो मुस्लिम सोसाइटी, तब ये डेवलप होना शुरू हुई। और मुस्लिम सोसाइटी 712 में सही वे में स्टार्ट होती है और उसके बाद हम आते हैं आज तक 2023, ठीक है।
17 नवंबर 2023 तक जो भी है, इसमें हम ओवरऑल बातें करेंगे, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट जो है ये बड़े सगीर को कहते हैं, जो आज का इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो ये सब कॉन्टिनेंट ही कहलाते थे, ठीक है। अच्छा जी, एवोल्यूशन जो होती है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है स्लो एंड स्टेडी। इसके अगेंस्ट एक वर्ड बोला जाता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हम कहते हैं कि इनकलाब आ गया ओवर द नाइट, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब है आहिस्ता 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 मुसलमानों ने कैसे ट्रेवल किया, अपनी स्पेस कैसे बनाई, और यहाँ पे जो स्पेस थी वो कैसे फिल की, और यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर रूल कैसे किया, मतलब क्या चीजें थी, ये सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे आज, ठीक है जी। आपने इंटेक्ट रहना है और इंशाल्लाह यू वुड एंजॉय माय लेक्चर। अच्छा, ये उस दिन बच्चों ने पूछा कि सर कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। अच्छा, अगर तो आपको हिस्ट्री की बेसिकली इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे आप हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को जान सकेंगे, एनालिसिस को आप देख सकेंगे, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस देख सकेंगे, हिस्ट्री को आप देख सकेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों आपके सामने आ जाएंगे। उसके लिए जो मोस्ट रिमार्केबल हिस्टोरियन है वो है मोहम्मद कासम, ठीक है ना। मोहम्मद कासम शाह, हिंदू फरिश्ता, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है, मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल नीचे दी हुई है। इसने लिखी थी तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता 16 सेंचुरी में ये किताब लिखी गई है। फरिश्ता वही जो आप समझते हैं एंजल को कहते हैं, ठीक है, पर्शियन में। तो ये जनाब ने किताब लिखी थी, और बड़ी ही डीप किताब, 712 से लेके ऑनवर्ड इन्होंने काफ़ी हद तक पूरी तारीख लिखने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरी है अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टेनले वॉलफर्ड की है, ठीक है। 1977 में पब्लिश होती है, और मुगल थ्रोन है। अच्छा, इसमें इन्होंने बाबर से शुरू की है, इब्राहिम अली ने बाबर के बारे में लिखा है। बाबर कैसे आया, उसने इब्राहिम लोदी से कैसे जंग की, और वो पानीपत का सारा मैटर की, जो पानीपत की जंग थी 1526 वाली। फिर उसके बाद इन्होंने अकबर का दीन इलाही उसको क्रिटिसाइज भी किया, उसके ऊपर बड़ा खुल के लिखा है अकबर को। फिर औरंगजेब आलमगीर की जो प्रेजुडाइज पॉलिसी थी उसके बारे में भी इब्राहिम अली ने बड़ा लिखा है। इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको ना ये प्री पार्टीशन की काफ़ी चीज़ें कवर करवा देगा। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर जो है, फिर मुगलों का डिक्लाइन जब शुरू होता है, ग्रेटर मुगल्स के बाद जब ये लेसर मुगल आते हैं, तो ये जनाब एक हिंदू हिस्टोरियन है जादूनाथ सरकार, इन्होंने लिखी है। नो डाउट कि थोड़े से बायस्ड हैं, लेकिन बहुत ही अलग किताब लिखी है इन्होंने। इन्होंने बिल्कुल इंसाफ किया लिखने के, मुगल एम्पायर का डाउनफॉल क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये लेके जाते हैं इसे 1857 तक। अंग्रेजों ने जब इसको मुकम्मल तौर पे कब्जे में ले लिया था, बरसगीर को, बहादुर शाह जफर को निकाल के ये वहां तक लेके जाते हैं इसको। उसके बाद इंडियन म्यूटनी, बहुत मशहूर, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप कहते हैं, 1857 में होती है। ये उसके बारे में सर जॉन के ने लिखी थी। 1857 में जंग होती है, 1888 में इनकी बुक पब्लिश होगी, तो बड़ी डिटेल में बात हुई। इंडियन म्यूटनी के बारे में एक डिबेट है कि आया कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, आज़ादी की जंग थी, या फिर ये एक रेबेलियन थी, म्यूटनी थी, क्या थी, मतलब इसके ऊपर पूरी एक डिबेट उन्होंने की हुई है। तो ये भी मज़ेदार किताब है। बाकी ट्रैक टू पाकिस्तान है, आपने अक्सर पढ़ी होगी, अहमद सईद की, ये प्री पार्टीशन की अच्छी किताबें हैं। और मेरा ये जो लेक्चर है मोस्टली इन किताबों से कंक्लूड करके मैं किया करूँगा, जो आपको मतलब एज इट इज़ मिले करेगा इसमें ना, पूरे का पूरा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कैसे आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिए। अच्छा, सबसे पहले मेरा स्टाइल ये होता है कि मैं ये बताता हूँ बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया है, लेकिन यार इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या होगा, उनको पता ही नहीं चलता। अब ये देखें, हमारा टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट, 712 एंड ऑनवर्ड। ऑनवर्ड से मुराद ये नहीं कि आज तक हम आएंगे इस लेक्चर में, इसमें बस थोड़ा सा लिमिटेड रहेंगे, और टू द पॉइंट हम आपको ये मुस्लिम एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर बात होगी, ठीक है। अब इसमें ये देखें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं इस एरिया से, ये मेन चीज है। अब बच्चों को इस चीज का आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चन क्या आएगा, वो बस उनको ये होता है कि एवोल्यूशन हमने पढ़ा है, अब क्वेश्चन आना कैसे है, लिखना कैसे है, ये चीज टीचर जो है ना वो थोड़ा मिस कर देते हैं। हर टीचर को पता होता है, लेकिन वो इस चीज पे समझते हैं कि बच्चों ने ग्रेजुएशन की हुई है तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, तो इट्स ओके। तो मेरे पास एक तरीका ये था कि मैं आपको ना
बोर्ड पे लिख के भी समझा सकता था चीजें, लेकिन जब सामने आपकी स्लाइड्स पड़ी होती हैं और ये चीजें आपको एब्जॉर्ब करने में ज्यादा हेल्प करती हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन आता है जी, 2016 में जब सिलेबस चेंज हुआ है, पहले ये 200 नंबर की हिस्ट्री थी, अब ये 100 मार्क्स की है। और लोग कहते हैं लेंथ ही बहुत है, ऐसा नहीं है, जितना को उन्होंने इसके नंबर रखे हैं उतनी ही इसकी लेंथ की है। अच्छा, कंक्वेस्ट ऑफ सिंध प्रोड्यूस्ड एवरलास्टिंग रिजल्ट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर साउथ एशिया। ठीक होगा जी। ये डिस्कस करना था आपने, मैंने आपको उस दिन समझाया था कि डिस्कस का क्या मीनिंग। ये CSS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस, डिस्कस के अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, इवेल्युएट, एग्जामिन, ये वो सारा कुछ। अब डिस्कस का मतलब आपको पता होना चाहिए, डिस्कस से वो कहना क्या चाहता है, डिस्कस का मीनिंग क्या है, ठीक है। आपको अगर डिस्कस का मीनिंग नहीं आता तो फिर आप इसको खुल के बात नहीं कर सकेंगे। वो कहता है कि इसके बारे में ना बात करें, टॉक अबाउट इट, ठीक है, और कंप्लीट इसके ऊपर रोशनी डालें, आपके पास जितनी डिटेल है वो दें, ठीक है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर खुल के बात करें, आपको खुली छुट्टी होती है, ठीक है। ये होता है डिस्कस का मतलब। और अगर आपको मैं ये साथ साथ बताता जाऊंगा कि जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपको इस चीज का ये चीज समझ आ गई कि मतलब क्या है, तो फिर आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है conquest of Sindh in 712 opened a door for both Islam and trade, discuss। ये 2017 में क्वेश्चन आता है, इसको भी उन्होंने डिस्कस कहा हुआ है। अच्छा, ये आप कंक्वेस्ट को जो है ना इस जहन में रखें, जो कंक्वेस्ट ऑफ सिंध है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध, फिर ये देखें, वाज ओनली एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इस्लाम एंड ऑफ इस्लाम, अ ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट, डिस्कस करें। अच्छा, ये भी डिस्कस, ये पुराने पेपरों में ये एक डिबेट आती थी 2016 से पहले, अब भी पूछ सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, कभी पूछा नहीं उसने। ये पुराने पेपरों से मैंने क्वेश्चन लिया है। फिर ये कहते हैं राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध। वो अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध जो है, अरबों का यहाँ पे आना, और जैसे वो आए उन्होंने क्या उनके इफेक्ट्स क्या हुए, इम्पैक्ट्स क्या हुए, रिजल्ट्स क्या हुए, वो क्यों आए, वजूहात क्या थी, वो सारी चीजें। अच्छा, ये चारों क्वेश्चन के आंसर जो मैं आज आपको करवाऊंगा ना, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये CSS में इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, आपने आंसर देने से पहले, बीइंग एन एनालिस्ट, बीइंग एन हिस्टोरियन, आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट हिस्टोरियंस ऑफ दिस एरा कौन से हैं, इस दौर में किस किस हिस्टोरियन ने बात की है इस दौर के मुतल्लिक। जो एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी है उसमें इशरत हुसैन कुरैशी साहब ने बात की है, ठीक है ना, वोल्सले हेग ने की है, एल्फन स्टोन ने की है, ठीक है। मुबारक अली बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देखना है, ठीक है। स्वराज प्रकाश गुप्ता ने की है, जियाउद्दीन बर्नी ने की है। अब कुछ इसमें हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं और कुछ अंग्रेज हैं, ठीक है। विलियम साहब भी जो हैं ये अंग्रेज हैं, सैयद अली रईस जो हैं ये मुस्लिम्स हैं, ये हिंदू हैं, राधा कृष्णा चौधरी साहब, अल बेरूनी, और मुबारिक अली, और IH कुरैशी, इनको आप जहन रख लें, और ये मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो बिपिन चंद्रा जो हैं, और जियाउद्दीन बर्नी भी मुस्लिम हैं, ठीक है। स्वराज प्रकाश गुप्ता, ये जनाब हिस्टोरियंस हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में 6 से 7 या 8 हिस्टोरियंस का पता हो, तो आप क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं, फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। आपको ये पता होता है कि ये हिस्टोरियन है और ये इसने इस तरह की बात की थी और मैंने इसे इस तरह का जवाब दे दिया। अब ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, इन्हीं हिस्टोरियंस की ज़ुबान में आपने करना है और इन्हीं हिस्टोरियंस को आपने जगह जगह पे कोट भी करना है, ठीक है। अच्छा, अ, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी फरिश्ता, ये मोहम्मद बिन कासिम की बात नहीं हो रही, ये उस फरिश्ता की बात हो रही है। जब आप हिस्टोरियन का रेफरेंस देंगे ना, सिर्फ ब्रैकेट में आपने ये फरिश्ता ही लिखना, इतना लंबा नाम नहीं लिखना। फरिश्ता ने ये बात कही है, ठीक है, मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसने लिखी है तारीख फरिश्ता, जो मैंने आपको पहली किताब बताई है, वो इसके ये जो किताब है, इसने आप देखें इसने कितनी डिटेल में चीजें लिखी हैं। आप इसको कहाँ कहाँ पे कोड करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस को करते वक्त आप कोड कर सकते हैं। इसने किंग ऑफ गजनी भी लिखा है,
महमूद गजनवी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। किंग ऑफ लाहौर भी लिखा है। अब इसने पंजाब में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी गजनी ने, ठीक है। लोग कहते हैं कि इसने इस्टेब्लिश नहीं की, 17 हमले किए और यहाँ आया और हिंदुओं पे हमले किए, लूटा और चला गया। और गजनी में आबाद को जाके इसने स्ट्रॉन्ग किया, ऐसा नहीं था। कुछ हद तक इन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी। अच्छा, किंग ऑफ दक्कन, इन्होंने इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है ना। गुलबर्गा, बीजापुर, अहमदनगर, तिलंगा, बिरार और बिदार। अब ये सारे इन्होंने ना 6 पार्ट्स बना के हर एक की हिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस किया। फरिश्ता ने बड़ा डेप्थ में जाके लिखा। फरिश्ता का ये देखें, इसका ये भी वर्क फरिश्ता का ही है। किंग ऑफ गुजरात, मलवा, ठीक है ना, खंदेश, ये सारे जितने भी किंग्स हैं इनके बारे में इन्होंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। एन अकाउंट ऑफ सेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो सूफीज्म की डिबेट है, ये जो सेंट्स हैं, ये बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने पूरा। अच्छा, सूफीज्म पे एक क्वेश्चन आता है और सीएसएस में 3-4 दफा क्वेश्चन आ चुका है। सूफीज्म जो 13th सेंचुरी का है, 14th सेंचुरी का है, इनके ऊपर, या सूफीज्म ने क्या रोल प्ले किया था इस्लाम के स्प्रेड होने में यहाँ पे इंडिया में। तो ये आपको मैं करवाऊंगा आज। थोड़ा सा उनको सिर्फ टच दूंगा कि सूफीज्म, क्योंकि एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सूफीज का जिक्र तो आएगा, ठीक है। उसके बाद इनका ये एक था कंक्लूजन एंड अकाउंट ऑफ क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी इनकी किताब है फरिश्ता की। जब भी क्लाइमेट, ज्योग्राफी या किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे तो फरिश्ता को आप कोट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आंसर कैसे करना है आपने इन क्वेश्चंस का, आज मैं आपको जनरल बताऊंगा। फिर नेक्स्ट हमारा ये हुआ करेगा कि जो आप क्वेश्चंस लिखा होगा ना उसको हम तोड़ेंगे, और तोड़ के मैं बताऊंगा कि इसके इतने पार्ट्स बन सकते हैं, 2 या 3। 2 पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लिखेंगे या 3 कैसे लिखेंगे, इक्वल वेटेज में कैसे रखेंगे। अच्छा जी, ये आपने इस तरह करना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिस तरीके से इंडो पाक हिस्ट्री में मैंने 77 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 100, ठीक है ना, और मोर देन 150 मार्क्स 200 वाली हिस्ट्री में लिए थे। ये तरीका आपने फॉलो करना है। क्वेश्चंस को ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आपने क्वेश्चन पढ़ते सार जनरली लिखना शुरू नहीं हो जाना कि जनाब ये। अगर उसने कल्चरल, उसने इम्पैक्ट्स पूछे हैं कि अरब कन्क्वेस्ट के इम्पैक्ट्स क्या हैं सोसाइटी के ऊपर, फिर आप उसको डिवाइड करें। सोशल इम्पैक्ट्स लहदा लिखें, कल्चरल लहदा लिखें, इकोनॉमिक्स लहदा लिखें, रिलीजियस लहदा लिखें, एजुकेशनल, इस तरह करके, ठीक है, पॉलिटिकल लहदा डिवाइड करना है आपने। फिर एवोल्यूशन में भी हम डिवाइड करेंगे, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, बीइंग एन एनालिस्ट ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स प्रोवाइडेड बाय हिस्टोरियंस। जो हिस्टोरियंस ने आपको फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, हिस्टोरियन को आपने पढ़ा है, या आपको जो चीज़ें हिस्टोरियंस की लैंग्वेज में, हिस्टोरियन की किताबों से मिली हैं, आपने उन्हीं को कोट करते हुए एनालिस्ट बन के करना है कि फलां बंदे ने ये आर्गूमेंट दिया और फलां ने ये दिया और फलां ने ये 3 आर्गूमेंट्स हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर अगर हम डिबेट करें तो ये वाला ठीक है। आपने मुस्लिम्स आर्गुमेंट्स को ज्यादा सपोर्ट करते हुए बायस्ड हो जाना है, क्योंकि हिस्ट्री के पेपर में बायसनेस चलती है। और हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या पाकिस्तान अफेयर पढ़ते हैं, आपको पता है यहाँ पे बायसनेस के तरीके से ही आपको लिखना पड़ेगा। कुछ जगहों पे बल्कि बहुत सारी जगहों पे हमारे हिस्टोरियंस ने भी बायसनेस शो की है, तो आपने बायसनेस ही शो करनी है। अच्छा जी, उसके बाद इक्वल वेटेज टू ऑल पार्ट्स। अगर क्वेश्चन को आप डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, तो तीनों हिस्सों को 3-3 पेजेस दें, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप एक को 4 पेजेस दे दें, एक को एक, और दूसरे को फिर आधा पेज दे के क्वेश्चन 5 पेजेस पे खत्म कर दें। हाँ, फिर डू वैल्यू एडिशंस। वैल्यू एडिशन करें विद रेफरेंस टू बुक्स एंड हिस्टोरियन, ठीक है। जितनी भी आपके पास किताबें हैं या हिस्टोरियंस हैं, अब हिस्टोरियंस की बकायदा कोटेशंस ऐड करनी है आपने। कोटेशंस इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है, नीचे हिस्टोरियन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिबेट करनी है। फिर आपने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना है, मस्ट राइट पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि ये हिस्टोरियंस को पढ़ने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये डेवलप हुआ है, और मैं ये समझता हूँ या समझती हूँ कि ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हुआ, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस डिबेट के ऊपर। आपने डिबेट जनरेट कर देनी है। बी न्यूट्रल। न्यूट्रल किस हवाले से, डिबेट करते हुए, लेकिन आपने न्यूट्रल इस हद तक रहना कि सिर्फ मुस्लिम हिस्टोरियंस को ज्यादा वेटेज देनी है। आपने कहना कि नो डाउट कि वो भी बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये रियलिटी है जो मुस्लिम हिस्टोरियन ने दी हुई है, इसको ज्यादा वेटेज दे देना, उसके ऊपर कोई ना कोई आर्गुमेंट देके, ठीक है। फिर आपके एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी लिखना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्वेश्चन को क्या था, कैसे था, क्या नहीं था।
फिर आपने इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देने हैं, लेकिन आपने उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सिर्फ देने हैं और एक एनालिसिस दे देना है। कंक्लूजन, आपने करंट पे कंक्लूजन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आपने देना है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, लेकिन मैं दोबारा आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट। अब मैंने आपको पीछे बता के आए, ये हमारा टॉपिक है और हम इसको कैसे डिवाइड करके चलेंगे। उसमें मेन फेजेस, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाए थे। मेन फेजेस में सबसे पहला जो है फेज, रोल ऑफ अरब ट्रेडर्स, अरब अटैक ऑन सिंध, अराइवल ऑफ गजनी एंड गोरी, एंड रोल ऑफ मुस्लिम सूफीज एंड मिशनरीज। अच्छा, आपको क्वेश्चन आ गया है, जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिखाया, लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। Conquest of Sindh, या Arab conquest of Sindh was only an episode in the history of India and of Islam, a triumph without result. या ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, conquest of Sindh produced everlasting result not only in India but all over the South Asia. अच्छा, आपने ना सबसे पहले इसका ना इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आप इस तरह लिखेंगे, जो एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी है ना सब कॉन्टिनेंट में, वो एक यूनिक एपिसोड है हिस्ट्री में। जो सबसे पहले आपने अपने टॉपिक को टच करना है, ये एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन दी सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में जो मुस्लिम सोसाइटी की एवोल्यूशन हुई है, वो एक यूनिक एपिसोड है तारीख में। मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए हैं, वो एज अ ट्रेडर आए हैं, ठीक है। और उन्होंने वक़्त को गुजरने के साथ साथ जो मुस्लिम सोसाइटी है उसको स्ट्रांग किया, और वो सब कॉन्टिनेंट में बड़े स्ट्रांग ट्रेडर्स और यहाँ के रूलर बन के इमर्ज हुए, ठीक है। मुसलमानों की सोसाइटी या मुसलमानों की जो तारीख है एज अ ट्रेडर, हर सेगमेंट्स उनके रूलर्स का, सेंट्स का, सूफीज का, उन्होंने एवोल्यूशन में एक अहम रोल प्ले किया। ये जो अब मैंने चारों पॉइंट लिखे हैं, अब आपने लिख देना है, आइदर जो अरब ट्रेडर हों, या इनके जो सेंट्स हों, या जो कंक्वेस्ट करने वाले, एक्सपीडिशन करने वाले लोग हों, तमाम लोगों ने, रूलर्स ने, सेंट्स ने, सूफीज ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन द एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। जिसको हम इस तरह डिस्कस करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये आपने मेन फेजेस आपने दे देने हैं। उसके नीचे इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन में 3 से 4 लाइनें सिर्फ अपनी टू द पॉइंट क्वेश्चन के बारे में देनी होती है। अच्छा, इसमें जो रोल ऑफ अरब ट्रेडर है, अरब ट्रेडर्स का क्या रोल है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है रोल ऑफ अरब ट्रेडर्स। इसमें अरब ट्रेडर के रोल में ये देखें, अरब इंडियन रिलेशंस बिफोर इस्लाम एंड आफ्टर इस्लाम। आपको पता है इस्लाम जो है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वो लेके आए, और सिर्फ 23 साल उनकी जो ज़िंदगी थी जिसमें इस्लाम की उन्होंने डायरेक्टली प्रीच की। उससे पहले तो वो एक मिसाल के तौर पे चल रहे थे सोसाइटी में, लोगों को नमूना बन के दिखा रहे थे कि ऐसे 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 इंसान को होना चाहिए, और जिसको अल्लाह पाक दीन की नेमत से नवाजेंगे, शरीयत देंगे। अच्छा जी, इस्लाम जो है ये 632-33 तक जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए डायरेक्ट आते हैं। और इनके ये जो इस्लाम की जो लाइफ है, इससे पहले ये जो अरब के लोग थे, ये इंडिया में आ जा रहे थे। इंडिया में आते थे, तिजारत की गरज से कुछ चीज़ें यहाँ से ले जाते थे, कुछ यहाँ पे बेच जाते थे। इंडिया की मार्केट शुरू से ही बहुत बड़ी मार्केट। इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट था, नीचे मैंने उसका मैप आपको शो करके दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ी मार्केट थी। ये मोस्टली लोग अरब वाले जो हैं, ये कोस्टल एरिया पे आके बैठते थे। यहाँ पे जो कराची वाला साहल है, इसी साइड पे ही रहते थे। कराची साहल से वो बहुत ज्यादा दूर आगे नहीं जाते थे, यहाँ पे इन्होंने पड़ाव डाले हुए थे। अच्छा, अरबों का जो है इंडियंस के साथ बड़ा पुराना रिलेशन, आते जाते थे। अरब भी नॉन मुस्लिम थे, इंडियन भी नॉन मुस्लिम थे, दोनों ही। इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं था दोनों के पास, और ये डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट सिस्टम में और डिफरेंट सिविलाइजेशन में बटे हुए थे। लेकिन इनका आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर था। अरब्स जो है ना, इनके रिलेशन थे सब कॉन्टिनेंट के साथ इस्लाम से पहले। जो अरब ट्रेडर्स थे वो सब कॉन्टिनेंट में आए, उन्होंने, जैसे हम अंग्रेजों को ब्लेम करते हैं ना, यार ये तिजारत की गर्ज से आए तो हमें लूट मार के हीर कर दी इन्होंने, इसी तरह हम भी यहाँ पे आए ट्रेड के पर्पस के लिए। फिर कोस्टल एरियाज जितने भी इंडिया के हैं, वहां पे मुसलमान सेटल्ड हो गए। और इस्लाम के बाद जो अरब थे, आफ्टर इस्लाम क्या हुआ,
इस्लाम के बाद क्या हुआ जी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर इनका बदल गया मुसलमानों का टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम। ठीक है। और इन्होंने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया अपने जस्टिस सिस्टम से, अपने पीस से, अपनी हारमनी से, अपने लेन देन से, अपने रिलीजियस थिंग्स से, अपनी इबादत से, और अपने सोशल जस्टिस से, इक्वालिटी से। ये सारी चीज़ें इन्होंने इम्पेक्ट करना शुरू, अपना जो लेन देन के मैटर से इनके बड़े साफ शफाफ हो गए। ठीक है। और इंडियंस जो थे उनको इस्लाम की भनक पड़ गई, उनको पता चल गया कोई ना कोई चेंजिंग आ गई है। वो इस्लाम से अवेयर होना शुरू हो गए, उसकी टीचिंग्स उन तक डायरेक्टली पहुंचना शुरू होगी जब इनका इंटरेक्शन इस्लाम के बाद हुआ उनके साथ। ठीक है। अब ये इतना को रोल था, ये एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कैसे, एक बंदा आता था अरब का, वो नॉन मुस्लिम था, उसके बाद कुछ 632 से जिसके बाद वो मुसलमान हो गए, या उस दौरान भी जो मुसलमान आ रहे थे नबी पाक के दौर में भी ट्रेड तो जारी थी ना। नबी पाक ने खुद भी ट्रेड किया और उन्होंने ट्रेड करने वालों को कहा है कि ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, इबादत है, आप तजारत के जरिए जो है ना वो ये रज़क कमाएं, तजारत में बड़ी बरकत है। तो ये सारी तजारत चल रही थी और इन तजारत से मुसलमानों ने इंटरेक्ट करके अपनी सोशल वैल्यूज उनके अंदर इनकलकेट कर दी थी। ये आपने चीज लिखनी है यहाँ पे, नंबर आपका 1 पॉइंट हो गया। अच्छा जी, जो अरबों ने अटैक किया सिंध के ऊपर, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्या मुहरकात थे, ऐसा क्या अचानक मतलब आ गया था मामला कि अरबों को अटैक ही करना पड़ गया, हालांकि अच्छे खासे वो इनको वेलकम करते थे। इंडिया की खासियत है, खसलत है, इंडिया हर एक बंदे को, रूलर को वेलकम करता है, ये बड़ी वेलकमिंग जो है ना कंट्री है। इंडिया ने जितने भी बाहर से लोग आके यहाँ पे अटैक किया ना, उन्होंने इन्होंने वेलकम किया, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड रूल अस, प्लीज कम एंड रूल अस। क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ा डिवाइडेड था, इंडिया टूट फूट था, इनके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और उसमें उसको ये सारा सिस्टम जो है ना उसके कंट्रोल में, और जितनी भी रियासतें हैं वो कंट्रोल करी, ऐसा नहीं था। अच्छा, अरब कंक्वेस्ट या अरब अटैक ऑन सिंध से पहले मैं आपको बता दूं, नबी पाक का दौर जब खत्म होता है तो उसके बाद, खत्म तो आज तक नहीं हुआ, वो हमेशा रहेगा। ज़ाहरी तौर पे जब नबी पाक के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आता है तो खुलफाए राशिदीन जो तकरीबन 30 साल तक गवर्नमेंट करते हैं, और हजरत अली जो हैं खुलफाए राशिदीन में लास्ट खलीफा गिने जाते हैं, तो उसके बाद ये उमैया कैलिफ जो आ जाते हैं, उमैया डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। उमैया में हजरत अमीर माविया जो पहले उमैया डायनेस्टी के जो हैं रूलर हैं, इनकी जो गवर्नमेंट आती है उधर अरब में, तो क्या होता है जनाब, इसकी गवर्नमेंट जो उमैया डायनेस्टी की गवर्नमेंट है वो एक्सपेंशनिज्म के ऊपर बिलीव रखती है। उनका बिलीव है कि हम फैलें, फलें फूलें और इलाके डिस्कवर करें, अपनी कॉलोनीज बनाएं, अपनी स्टेट को एक्सपेंड करें, मुरब्बा मील जो है ज़्यादा हो, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हो, हमारी फौज ज़्यादा हो, हम दुनिया के ऊपर हुकूमत कायम करें। वो इस्लामिक या जो भी जिस भी पैटर्न में हो, इस्लामिक गवर्नमेंट, इस्लाम दूर दूर तक पहुंचे। ठीक है जी। बाकी इस पे बहुत रिलीजियस डिबेट्स बेशुमार हैं, आपने उस चीज़ को नहीं, बहुत पॉजिटिव रहना है आपने। अच्छा, इसके इसी सल्तनत के एक खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक, इनके जो वालिद साहब थे मालिक जनाब, वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं थे एक्सपेंशनिज्म के, लेकिन वलीद बिन अब्दुल मालिक को जैसे ही गवर्नमेंट मिलती है तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फॉन्ड ऑफ एक्सपेंशनिज्म भी थी। अब ये अरबों को सिंध पे अटैक क्यों करना पड़ा, मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा, इस बंदे ने आके, वलीद बिन अब्दुल मालिक ने एक्सपेडिशंस, इन्होंने एक्सपेडिशंस भेजी जनाब, मुहिमात जिसे कहते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था मुहिमात। ठीक है। इसमें सबसे पहले कुतैबा को सेंट्रल एशिया में भेजा, कुतैबा को काफिला दे के, ठीक ठाक फौज दे के, आर्मी दे के, ऊंट दे के, तमाम असला दे के सेंट्रल एशिया में भेजा। सेंट्रल एशिया ये है जनाब, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, ठीक है, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। ठीक है। अब ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं ये रशिया से अलहदा हुई थी। ठीक है, ये आपने मद्देनजर रख लेना, रशिया से ये स्टेट्स अलहदा हुई। और ये जो है, रशिया जब टूटता है, इसका आपको पता ही है, मैं आपको ये भी बताता चलूं,
जब चल रही थी ना कोल्ड वार में जब रशिया को शिकस्त होती है तो उसकी 13 रियासतें उससे अलहदा हो जाती हैं, उसमें ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी थी, ठीक है। 1990 की ये बात है। अच्छा जी, पहली एक्सपीडिशन यहाँ पे जाती है और उसके बाद दूसरी एक्सपीडिशन ये भेजते हैं नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका आजकल उसमें तकरीबन 13 कंट्रीज हैं, इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, लीबिया, सूडान एटसेट्रा। ये इसका मैप है, ठीक है। ये यहाँ पे जाती है नॉर्थ अफ्रीका में, ये भी काफी ज्यादा ना सक्सेसेस होती हैं इसको। अब थर्ड एक्सपीडिशन इन सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर में आती है। बरे सगीर में जब एक्सपीडिशन आती है, ये नक्शा है बरे सगीर का 621 में। अब ये देखें, ये 712 की बात नहीं, 621 का जो नक्शा है वो है। इसमें ना छोटी छोटी रियासतें थी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट है या यहाँ पे, जैसे दिल्ली सल्तनत बन गई, ठीक है, और न्यू दिल्ली अब इंडिया में है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद, ऐसा कुछ सेंटर नहीं था, ठीक है। उधर मदीना था या इराक था, बगदाद था, ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं थी। अच्छा जी, इसमें छोटी छोटी रियासतें थी, इसमें कनौज था, चलूकिया डायनेस्टी थी, नाला था, ठीक है ना, पलावा था, थानेसर था, टाका था, या जिसे टका भी पढ़ते हैं, ठीक है, शरीता था। ये ना 5 रियासतें बेसिकली मशहूर थी, किंगडम ऑफ कनौज, किंगडम ऑफ थानेसर, ठीक है ना। उसके बाद ये जी पृथारा था डायनेस्टी, चलूकिया थी, पलावा थी, ठीक है। अब ये जो डायनेस्टीज हैं, ये यहाँ पे छोटी छोटी डायनेस्टीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, और ये मोहम्मद बिन कासिम के इरा के बाद जो 3-4 हमारे खुलफा आए, जो गवर्नर आए, उनके बाद भी ये चलती रही थी। जब एक गैप आ गया था गजनवी और कासम के इरा के दरमियान। अच्छा, सबसे पहला जनाब इन्होंने भेजा एक्सपीडिशन अब्दुल्ला बिन नबीहा असलमी को, एक काफिला दे के भेजा, और अब्दुल्ला बिन नबीहा को शिकस्त हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। फिर बुदेल मजाली को भेजा, उनको भी शिकस्त हो जाती है, और ये दोनों जो है ना वो इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जय सिंह जो है, ये राजा दाहिर का बेटा था, ये दोनों को ये शिकस्त देता है, ठीक है। मजाली एंड नबीहा, अब्दुल्ला बिन नबीहा। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो एक्सपीडिशन सब कॉन्टिनेंट में और ओवरऑल भी तीसरी बड़ी एक्सपीडिशन है, मोहम्मद बिन कासम लीड करते हैं इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, 712 में यहाँ पे आते हैं। मोहम्मद बिन कासम वाज वेरी यंगेस्ट कमांडर ऑफ उमैया डायनेस्टी। इससे पहले ये फारस और बैजेंटाइन एम्पायर में भी अपने झंडे गाड़ चुके थे। फारस को इन्होंने काफी हद तक स्ट्रॉन्ग किया, वहाँ की गवर्नरशिप भी इनके पास रही। तो इनके चचा ने इनको कहा कि वहाँ पे आपको जाना चाहिए, बरसगीर। इनकी काजिज क्या थी, ये यहाँ पे क्यों आए? अच्छा, अब आप क्वेश्चन के साथ इंटेक्ट हैं? क्वेश्चन तो नहीं आप स्किप करें कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा क्वेश्चन आपको पता है कि एवोल्यूशन ऑफ अरब सोसाइटी है। इसमें हमने पहला पॉइंट ये था इंट्रोडक्शन के बाद, रोल ऑफ अरब ट्रेडर्स। दूसरा था जो अरबों ने अटैक किया है सिंध के ऊपर, ठीक है। और सिंध के ऊपर से पहले हमने थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री दे दी। जब आपको मैंने कहा था ना बैकग्राउंड हिस्ट्री देनी है, वो ये है कि ए फॉन्ड ऑफ एक्सपेंशनिज्म था, और इसने जनाब 1-2 एक्सपीडिशन इससे पहले भी भेजी थी, और फिर तीसरी एक्सपीडिशन यहाँ पे आई। अच्छा जी, इसमें आप देखें मोहम्मद बिन कासिम का ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं छोटे मोटे, वो आप देखें। इनका रियल नेम था इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, कासिम इनके वालिद साहब का नाम था। अच्छा जी, ये मुझे इन्होंने पीएमएस के इंटरव्यू में पूछा कि मोहम्मद बिन कासिम के वालिद का नाम क्या है? तो बिन के बाद तो जाहिर बात है वालिद का ही नाम होता है, तो आई टोल्ड देम कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम इनका नाम है, इमादुद्दीन मोहम्मद इनका ओरिजिनल नेम है, कासिम उनके वालिद साहब का नाम है, ठीक है। और ये 31 दिसंबर 695 में, कहीं पे ये 694 भी लिखा हुआ है, आपने ये भी देख लेना, 694 भी लिखा हुआ है। ये ताइफ में, ये ताइफ वो इलाका है जहाँ पे एक वक्त में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के सिलसिले में जाते हैं, और वहाँ के लोगों ने रिएक्शंस में पत्थर मारते हैं। ताइफ हिजाज में पैदा हुए, उमैया खलीफा का दौर था जब ये पैदा होते हैं जनाब मोहम्मद बिन कासिम। 694, सॉरी, यहाँ पे आपने लिखना है। मोहम्मद बिन कासिम ताइफ में पैदा होके और इस्लाम के बहुत बड़े कमांडर बनते हैं, ये एक अच्छी बात है। ताइफ वालों के लिए अल्लाह पाक ने जब उनको कहा ना नबी पाक को कि आप हुक्म दें, तो ये सारा जो है ना इनको हज़रत जिब्राइल ने पूछा
कि ये इनको पहाड़ों के दरमियान में हम मिला के गर्क कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनके जो औलादे हैं, इनके बच्चे जो हैं वो मेरे फॉलोअर होंगे। तो वाकई ये देख लें उनकी औलादें। अच्छा जी, ये जो जैनब है, कहीं पे जुबैदा भी बताया जाता है, ये डॉटर थी अल हजाज बिन यूसुफ की, जो मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे, ये इसकी स्पाउस थी, मोहम्मद बिन कासिम की वाइफ थी जैनब जो है। तो अल कासिम इब्ने मोहम्मद इब्न अल हकम, ये इसके वालिद का नाम है। ये देखें, अल कासिम इब्ने मोहम्मद इब्न अल हकम, ये पूरा इसके वालिद का नाम। ठीक है। हबीबतुल उज़्मा जो है वो इसकी वालिदा का नाम है। ये जो चीजें हैं अक्सर नहीं पता होती, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, या कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में, जीके के पेपर में कहीं भी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको इस तरह की चीज पूछी जाती है। अच्छा जी, अब ये देखें, काजीज ऑफ इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे इन्वेड क्यों किया, एक्सपीडिशन क्यों आई, क्या वजह थी? अब ये मेन रीजंस है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बताता हूँ। एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये पांच रीजन है। लोग सिर्फ एक रीजन ही लिखते हैं, या एक ही ज्यादा मशहूर है, उर्फ आम में एक ही लोग जानते हैं। नंबर वन पे ये देखें, प्रोटेक्शन ऑफ अरब रेबल्स बाय राजा दाहर। जो रूलर ऑफ सिंध था, ये लास्ट रूलर ऑफ हिंदू एम्पायर था, इसको मोहम्मद बिन कासिम ने, नवाब शाह जो आजकल का है, अरोड़ के मुकाम पे मार दिया। हाँ, उससे पहले ये है कि जो अरब हुकूमत के बागी थे, यहाँ से भाग के, वहां से भाग के यहाँ पे पनाह लेते थे, उसमें अलाफी ट्राइब, ये जो एक मिथ कह लें या रियलिटी कह लें, जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है, उनके जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि सादात फैमिलीज के कुछ लोग अरब से भाग के यहाँ पे आके उन्होंने पनाह ली, तो राजा दाहर ने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। राजा दाहर ने जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, तो जो हजाज बिन यूसुफ और वलीद बिन अब्दुल मालिक थे, उन्होंने, वो उनका पीछा कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट फेयर कि हमारे जो बागी हैं, रेबल हैं हमारी स्टेट के, उनको कोई बंदा पनाह दे दे। उन्होंने राजा दाहर को कहा कि इनको ना वापस भेज दो, हमारे हवाले कर दो। राजा दाहर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी, ये मैं जो है ना मेरी पोजीशन में है, मैं उनका प्रोटेक्टर हूँ, और मैं कभी भी किसी को अजाइलम देने के बाद इस तरह धोखा नहीं दे सकता, लिहाजा आई वुड नॉट गिव यू बैक। ठीक है। ये चीज उनको ग्रां गुजरी। तो एक तो ये रीजन बताई जा सकती है कि हजाज बिन यूसुफ जो है, उसने इस चीज को दिल पे लिया और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, नंबर वन। दूसरी ये छोटी सी रीजन है, और ये रियलिटी भी है, जिनोसाइड ऑफ बुद्धिस्ट बाय राजा दाहर। अच्छा, राजा दाहर ब्राह्मण था। हिंदुओं में ना कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम भी है इस लेवल का कि कास्ट सिस्टम, ग्रेटर कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरह के अछूत सिस्टम, ये दालत वगैरह, ये वो सारा चीजें हैं। अब जब कास्ट सिस्टम में ये जो राजा दाहिर साहब था, ये क्लेम करते थे कि मैं जो है ना एक ग्रेटर कास्ट से ताल्लुक रखता हूँ। दाहर फैमिली आज भी सिंध में मौजूद है। आई एम पोस्टेड इन सिंध, कराची में मेरी पोस्टिंग है। और मैं आपको बता दूं कि दाहर फैमिली यहाँ पे आज भी है, और लोग उनकी रिस्पेक्ट भी कहते हैं, और ये ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग फैमिली आज भी है। इनका एक पूरा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है यहाँ पे। ये जो है जीनोसाइड ऑफ बुद्धिस्ट। अब राजा दाहिर साहब बुद्धिस्ट को, इनको कत्लेआम कर रहे थे, इनकी नस्ल कशी कर रहे थे, और बुद्धिस्ट जो थे, इनको पता था कि अरब में कोई इस्लामिक सिस्टम आया है जो जस्टिस फॉर ऑल है पे बिलीव रखते हैं, और जो उनकी माइनॉरिटी हैं उनको बकायदा राइट्स देते हैं, और उनसे वो जिजिया वगैरह लेके उनको जिमी के तौर पर ट्रीट करते हैं, और उनको जनाब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस चीज का बुद्धिस्ट ने लेटर लिखा जनाब अरब खलीफा को, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और राजा दाहर के खिलाफ ये मार्च दो भेजे, फिर तीसरा मोहम्मद बिन कासिम की। ये दो रीजन हो गई। तीसरा जनाब, एक ये जो उर्फ आम इमीडिएट काज, बड़ी मशहूर काज, श्रीलंका में आपको पता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो है ना वो कब्र मुबारक है। तो मुसलमान शुरू से ही वहां पे जियारत के लिए जाते थे, मुसलमान, सीलोन जिसको कहते हैं। ठीक है, सीलोन, CEYLON। ठीक है, आजकल जो श्रीलंका है ये सीलोन था पहले। अच्छा, सीलोन में जब मुसलमान जियारत के लिए जाते थे, तो कुछ लोग एज ए ट्रेड पर्पस भी जाते थे, और लोगों ने वहां पे ना पड़ाव डाल लिया, मुस्लिम्स ने वहां पे रहना शुरू कर दिया। कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स वहां पे तिजारत कर रहे थे, कुछ शॉप्स या लेन देन का मामला था।
अच्छा, कुछ अचानक इस तरह का मसला होता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो, उनके जो हस्बैंड्स हैं, सॉरी जो फीमेल्स हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वहाँ पे इंतकाल कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। तो फिर ये यहाँ का जो मुस्लिम रूलर है वो सीलोन का, वो मुसलमान था, ठीक है, ही वाज़ अ मुस्लिम। अब उसको पता था ये जो फीमेल्स हैं, विडोज़ हैं, ये हैं कहाँ से? ये अरब से हैं। अब वो इस तरह करता है कि समंदर के रास्ते क्या करता है, उनको जो बेवा होती हैं, उनको क्या करता है जनाब, कुछ गिफ्ट्स देता है। किसके लिए? हजाज के लिए और वलीद बिन अब्दुल मालिक के लिए। ये तोहफे हैं, तोहफ़े हैं, और उनको कुछ मालो मता दे के कश्ती के रास्ते रवाना कर देता है टुवर्ड्स हजाज बिन यूसुफ, कि जनाब यहाँ पे जाएँ, इराक में जाएँ, बगदाद में जाएँ, वहाँ पे पहुँचे, ठीक है? अच्छा जी, वो साथ में लेटर भी लिख देते हैं उनको अपने तौर पे, उससे पहले वो लेटर उन तक पहुँच जाता है। अब होता ये है कि रास्ते में समंदर में कोई तूफ़ान आता है या कोई इस तरह का मामला होता है कि वो कश्ती जो है, वो दीबल के किनारे आके लग जाती है। दीबल के किनारे लगती है, तो ये जो इसके पायरेट्स होते हैं, बहरी कज़ाक, डाकू जो होते हैं, दीबल के, ठीक है? इस इधर एक राजा होता है राय, वो राजा साहब जो हैं, उनके जो डाकू हैं, वो इसको लूट लेते हैं, ठीक है? दीबल बेटा एक जगह का नाम है, ठीक है ना? एक छोटी-सी स्टेट थी। अच्छा जी, दीबल के किनारे जो मैं आपको इसका मैप भी दिखाता हूँ दीबल का, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। वहाँ पे जब वो आती है कश्ती वहाँ पे पहुँचती है, तो क्या होता है जनाब, वो पायरेट्स उसे लूट लेते हैं और वो जो बेवा होती हैं उनको भी वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, और दे डू बैड विद देम, ठीक है? उनके साथ भी वो गलत मामला करते हैं, जिस वजह से वो मामला बड़ा खराब हो जाता है। उसमें एक औरत लेटर लिखती है हज्जाज बिन यूसुफ को, वलीद बिन अब्दुल मालिक को, और जैसे सीसी कर देते हैं, सबको सीसी हो जाता है, कॉपी जाती है। तो उसमें एक लहर दौड़ती है जनाब गुस्से की, वो कहते हैं कि व्हाट हैपेंड देयर। और फिर वो मोहम्मद बिन कासिम को अच्छा, वो राजा दाहर को लेटर लिखते हैं रिस्पॉन्स में, हज्जाज बिन यूसुफ साहब के जनाब, ये जो ये जो लोग आपने कैदी किए हैं, ये मेरी स्टेट से ताल्लुक रखते हैं और मेरे पास ये आ रहे थे श्रीलंका से, सीलोन से, और आपके लोगों ने और जो राय ने वहाँ पे रास्ते में रोक लिया है, मुझे ये वापस दिलवा दें, मेरे हवाले कर दें। तो वो जनाब राजा दाहर उससे कहता है कि जो राजा राय है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई हैव नो कंट्रोल ओवर हिम। मैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखता और मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता, देयरफॉर आई एम सॉरी फॉर इट। वो उससे सीधी तरह कहता है कि जनाब गो टू हेल, आई कांट हेल्प यू, मैं, तुम जो करना है कर लो, मैं नहीं करूंगा कुछ। ये इस चीज पे राजा दाहर को बड़ा उसको हज्जाज बिन यूसुफ को बड़ा गुस्सा आता है, और वो खलीफा से इजाज़त लेके, तो पहले 2 मुहिम्मात आती हैं, फिर ये तीसरी आती है। तो फिर जनाब ये मोहम्मद बिन कासिम जो उसका सन इन लॉ भी होता है, उसकी बेटी का शौहर भी होता है, और उसके ऊपर उसे काफ़ी ट्रस्ट भी होता है, तो वो उसको यहाँ पे भेजता है, ठीक है? बेटा इस सब्जेक्ट के सेशंस होंगे जब तक इस सब्जेक्ट का मुकम्मल कोर्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा ना हो जाए, सारे सेशन होंगे। बाद में क्वेश्चन पूछें ड्यूरिंग द लेक्चर, कोशिश करें ना, मैं बाद में क्वेश्चंस लूंगा, और जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो क्वेश्चन अगर ना भी पूछ सकें तो वो ग्रुप में क्वेश्चन पूछें किसी भी तरह का, आई वुड आंसर देयर, ठीक है? अच्छा, अच्छा जी, ये जो है राजा दाहिर साहब के खिलाफ एक मुहिम आती है जो मोहम्मद बिन कासिम लीड कर रहे होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के पास क्या क्या होता है उसके खिलाफ, क्या क्या लेके आते हैं, कैसी तैयारी होती है, वो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा जी, एक रीजन ये हो सकती है कि जो इन्वेजन की काज थी, वो एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ कैलिफेट, खिलाफत की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी, ये जो वक़्त का खलीफा था उसका ये एक्सपेंशनिज्म का शौक था। तो उस वो चाहता था कि हमारी जो टेरिटरी में ये इंडिया भी शामिल हो जाए, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, और यहाँ पे हमारे जो ट्रेडर्स जाते हैं ये हमारी अपने कब्जे में होगा, तो हम इसे फुल डुल के एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। और वो एक छोटी सी रीजन इकोनॉमिक गेन्स भी थे उसकी नज़र में। लेकिन ये मोस्ट इमीडिएट काज यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के आने की ये था कि इसके जो पायरेट्स थे, ये बहरी कज़ाक थे, सीलोन से आते हुए इनके मेहमानों को, बेवाओं को, बच्चों को इन्होंने रोका और लूटा और उनके साथ ज्यादती की। उस वजह से वो कहते हैं ना, एक औरत की आवाज़ में मोहम्मद बिन कासिम वहां से दौड़ते हुए, वो एक उन्हीं में से एक औरत ने हाथ लिखा। अच्छा जी, सक्सेस रूट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम क्या था? सक्सेस रूट मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं वजह बता देता हूँ कि सक्सेस की काज क्या थी।
अच्छा, आपने मरूजी में एक चीज याद रखनी है। आप जब जनरल नॉलेज का कोई भी पेपर देंगे तो ये आपको पूछेंगे कि बाबुल इस्लाम किसे कहते हैं, सिंध को, कराची को, ठीक है ना, दीपल को। इसमें सिंध इज बाबुल इस्लाम। इसकी रीजन ये है कि बेटा, जितने भी लोग इस्लाम को स्टार्ट में यहाँ पे लेके आए वो सिंध से एंटर हुए, क्योंकि एवोल्यूशन कहाँ से हुई? सिंध से। दीबल किसका इलाका है? सिंध का। सिंध से आगे मकरान से होते हुए सिंध, और सिंध से आगे जहां 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 भी गए हैं, मुल्तान तक। ये तब सिंध ही पूरा इलाका गर्दाना जाता था, ये पंजाब में बाद में शामिल हुआ है मुल्तान, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा सा इलाका सिंध का ही था जहां तक ये रहे, फिर इसको सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं। फिर यहाँ पे बाद में आने वाले रूलर्स ने ये डिस्कवर किया कि यार सिंध के अलावा भी कोई एरिया है जिसे हम पंजाब कहते हैं आजकल, उस रास्ते से भी हम एंटर हो सकते हैं। उन्होंने बाद में आके ये रास्ता इन्होंने ही प्रोवाइड किया था बेसिकली। अच्छा जी, ये जो स्टार्टेड फ्रॉम अरब विद, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जो कैंपेन है वो कैसे स्टार्ट की और कैसे वहां से चला? हजाज बिन यूसुफ ने इसको कितनी तैयारी के साथ भेजा? इसमें जो शाम का इलाका था, सीरियन कैवलरीज जो थे वो 6,000 थे, ठीक है। 6,000 लोग सीरियन से और 6,000 इराकी थे, ठीक है, मौलवी। ये जो नॉन अरब को मोस्टली कहते हैं। फिर उसके बाद इधर ना 3,000 फारस थे, ये 300 नहीं, 3,000 फारस थे, ठीक है। और इनके पास एक मंजनीक थी। मंजनीक ना इस तरह की होती है जनाब, उसमें एक पत्थर का आग लगा के गोला फेंकते हैं, और जहां पे वो लगता है ना तबाही उतार देता है। जैसे क्रेन टाइप नहीं बनी होती, उसको ऐसे करके उसमें गोला डाल के तो पीछे से ऐसे रबड़ की जैसे ग्लेल होती है ना, ऐसे खींच के तो वो फेंकते हैं, तो वो जहां पे लगता है जाके तबाही उतार देता है। जब कोई किले का मुहासरा हो जाता है ना, ये फोर्ट्स जो होते हैं, वहां पे आप बड़ा पत्थर डाल के और काफी ज्यादा 20-25 लोग पीछे से खींच के मारते हैं, तो वो अंदर जाके जहां जहां गिरता है ना तबाही उतार देता है। अच्छा, यहाँ पे जो मंजनीक है, मंजनीक का कंसेप्ट आपको बता दूं, 5 मंजनीकें थी इनके पास और उन्होंने काफी तबाही उतारी। एडवांस्ड गार्ड थे, सिंध से इन्होंने गार्ड भी लिए थे, जो सिंध में ऑलरेडी लोग हमारे सेटल्ड थे, और उन्होंने जो रिलेशंस डेवलप किए हुए थे। और इनके पास 6,000 ऊंट भी थे, ठीक है जी। 6,000 ऊंट थे, कैमल थे, ये सारा इन्होंने फिर ना फारस जो इन्होंने ऑलरेडी पर्शिया जो इनके पास था वहां से, ये सारी जो चीज है जितनी भी है मामला, ये जनाब मोहम्मद बिन कासिम की तैयारी थी। इसके पास तकरीबन 12,000 लोगों का वहां का लश्कर था, फिर 3,000 का फारस का था, और यहाँ पे लोकल गार्ड भी इन्होंने ले लिए। तो यहाँ पे फिर बंदा पूरी तैयारी के साथ आए, तो ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी सेटल्ड गवर्नमेंट थी राजा दाहिर की। और राजा दाहिर को शिकस्त देना कोई इतना सौखा नहीं था, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ये दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट इंडीड। वो आने का कोई भी मकसद हो, चाहे वो जनाब जो लोग थे रेबल्स, उनको उनके पीछे आया हो, या वो पायरेट्स के पीछे आया हो, कोई भी था, राजा दाहिर को शिकस्त देना एक मुश्किल टास्क था जो उसने परफॉर्म किया। अच्छा, इसका सक्सेस रूट क्या है, कैसे कैसे ये मूव किया है, कहाँ कहाँ से ये आया है, ये थोड़ा सा आपने देख लेना है। अच्छा, जब आप एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो एवोल्यूशन में मैं आपको इसकी बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं। आपने यहाँ पे ना टच देना है, ये उतना उतना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जितना जितना आपने लिखना है, ठीक है। और जो कल का लेक्चर है ना, उसमें आपको ना डिटेल चीजें मिलेंगी, उसमें गोरी और गजनवी का एक कंपैरिजन है जो कभी आया नहीं, आ सकता है। कंपैरिजन के बाद स्लेव डायनेस्टी है, उसकी पूरी डिटेल है, और स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश होंगे, बलबन होंगे, उनको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप आज के लेक्चर के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कि अगर आप 2 घंटे का लेक्चर या 2.5 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं देन इट्स गुड, नहीं तो हम शॉर्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ये सिराज से होता हुआ मकरान में आते हैं, ठीक है। मकरान जो कोस्टल एरिया है हमारा, मकरान जहाँ पे हमारे अरब्स ने आके पहले पड़ाव डाला था, ठीक है। यहाँ से ये एडिशनल फोर्स लेता है, जो मकरान का गवर्नर है वहां से, ठीक है ना। मकरान का गवर्नर ऑलरेडी इसके फेवर में होता है, तो मकरान के गवर्नर से एडिशनल फोर्स लेने के बाद ये 712 में दीबल पे पहुंचते हैं, ठीक है। दीबल में 712 में आते हैं, तो यहाँ के जो लोकल जाट्स होते हैं या मेड्स होते हैं, और ये बलोची शलोची जो लोग थे, ये बलोचिस्तान का कबीला मेड्स, ये यहाँ पे बैठे हुए थे, इन्होंने इसकी हेल्प की। जो राजा दाहर से तंग थे लोकल जाट्स और मेड्स जो हैं, यहाँ पे तकरीबन 8 दिन जो है ना वो जंग जारी रहती है। ये किले का मुहासरा कर लेते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम साहब दीबल से जो है ना वो सुरखरू होते हैं, यहाँ पे जीत जाते हैं, और फिर आगे इनका तीसरा शहर ये जो होता है। अच्छा, इसमें ये होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ये 8 दिन मुहासरा जारी रहता है ना किले का, तो इस किले के ऊपर ना एक फ्लैग लगा होता है,
जो उनकी जो है ना, जब तक वो फ्लैग लहरा रहा होता है उनको पता होता है कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हम इन पावर हैं। और हिंदुओं में सुपरस्टिशंस आमतौर पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। वो कहते हैं कि अगर ये झंडा गिर गया तो हम गए। अब इसको पता चला तो जनाब ने जो फ्लैग के लिए मंजनीक अपनी थी, उसमें उन्होंने वो पत्थर डाला और उसको फ्लैग को मारा, वो फ्लैग नीचे गिर गया। और इसमें जो कशाब साहब थे, जिसे जसिया भी कहते हैं, राजा दाहर साहब के जो थे बेटे, ये वहां से भाग जाते हैं। और इसमें किले के अंदर एक काबला नामी आदमी होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है इस्लाम और मोहम्मद बिन कासिम के साथ शामिल हो जाता है और आगे इसको रूट बताता है और ये इसी की फौज में शामिल हो जाता है। ठीक है, ये छोटी सी दीबल की स्टोरी। उसके बाद ये इनका नेक्स्ट जो सिटी है वो नेरून होता है, जो हैदराबाद के पास है। वहां पे जंग नहीं होती, ये इनको पता होता है कि ये पीछे दीबल में फतह करके आए हैं और ये सरेंडर कर देते हैं विदाउट फाइट ही, यहाँ पे उनके हैंड ओवर कर देते हैं। यहाँ पे भी जनाब मोहम्मद बिन कासिम को एक रिमार्केबल अचीवमेंट मिलती है और वहाँ पे वो अपना बंदा अपॉइंट करते हैं और आगे चलते हैं। फिर जनाब बेजूर में जाते हैं, यहाँ पे तकरीबन 7 दिन जंग जारी रहती है उसके रूलर के साथ, और 7 दिन के बाद उनको भी शिकस्त होती है और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से भी आगे चलते हैं। ठीक है, रूट मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। फिर ठीक है, फिर सेवन में जाते हैं, जो कराची में आजकल, कराची कह रहा हूँ, सिंध में है सेवन। लाल शहबाज कलंदर का जहाँ पे दरबार है, वो भी एक सूफी, ग्रेट सूफी हैं। उन्होंने भी जो सूफीज़्म, मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से प्योरिफिकेशन की मुस्लिम सोसाइटी की, वहाँ पे भी इनको जनाब खातरहा अचीवमेंट होती है विदाउट एनी फाइट ये। फिर सिस्तान में जाते हैं, इधर जनाब बेचे राय को जो है ना वो शिकस्त देते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है, वहाँ पे भी कब्जा करते हैं। फिर जनाब अरोड़ में आजकल जो नवाब शाह है, यहाँ पे राजा दाहिर को शिकस्त होती है। राजा दाहिर को शिकस्त होने के बाद उसकी जो वाइफ होती है रानी सती, रानी सती किले के अंदर जाके अपने आप को, इनमें एक ये चीज पाई जाती है, हिंदुओं में ट्रेडिशन है, जब मर्द को मर्द की वफात हो जाती है, वो मर जाता है, तो औरत को ये खतरा हो कि इसकी इज्जत को लूटा जा सकता है, तो वो अपने आप को आग लगा लेती है ताकि उसको कोई मतलब नुकसान ना पहुंचाए। तो इसकी जो वाइफ थी उसने भी ये सेम वही प्रैक्टिस की, इसने अंदर जाके किले के अपने आप को जला लिया। इसके बाद रवाड़ में जाते हैं, यहाँ पे काका की गवर्नमेंट होती है, काका इनको जनाब सरेंडर कर देते हैं। वहां पे भी ब्राह्मणाबाद जो है, यहाँ पे 6 महीने जो है ना ये किले का मुहासरा रखते हैं। और ये रानी लाडी जो है, ये दूसरी बीवी है किसकी, राजा दाहिर की। और मोहम्मद बिन कासिम इसके में इसमें ये यहाँ पे सरेंडर जब होते हैं, रानी लाडी, सुनने में आया कि मोहम्मद बिन कासिम ने के साथ शादी कर ली थी। ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जनाब ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं हुआ था। एक कहता है कि कर ली थी। ठीक है, और ज्यादा अथेंटिक ये है कि इन्होंने कर ली थी। अलोर, उसके बाद ये अलोर तक पहुंच जाते हैं, मुल्तान से थोड़ा पीछे है। इधर राजा दाहिर का छोटा बेटा फूफी जो है, वो यंगेस्ट सन ऑफ राजा दाहिर, इसकी गवर्नमेंट होती है और ये भाग के जसिया के पास चला जाता है और पंजाब के रास्ते जसिया के पास जाता है। तो जनाब यहाँ पे भी मोहम्मद बिन कासिम जो है वो डायरेक्टली रूल में आ जाते हैं, यहाँ पे भी रूल उनका हो जाता है। फिर ये अलोर से होते हुए मुल्तान, जो आखिरी सिटी था जो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दौर में फतह किया था, वहां पे हुकूमत होती है गुरिसिया की। ये पंजाब भाग जाता है, तकरीबन 2 महीने यहाँ पे इसका मुहासरा रखता है मोहम्मद बिन कासिम। जब ये कोई हातर खा उससे भी अच्छे डिफेंस नहीं होता तो फिर उसको भागना पड़ता है। एट द एंड वो भाग के मुल्तान चला जाता है। तो मुल्तान कह रहा हूँ, वो पंजाब चला जाता है, मुल्तान तब सिंध में था। अच्छा, ये सारी जो हिस्ट्री है, ये जो चीज़ें हैं, ये इन दो किताबों से मैंने ली हैं। जब आप रेफरेंस कोट करेंगे तो मुबारक अली के व्यूज़ हैं, डॉक्टर मुबारक अली ने जो किताब लिखी, और छाछनामा जो है, ये मिर्ज़ा खलीज बेग ने इसको ट्रांसलेट किया था। छाछनामा जनाब जिसे फतहनामा भी कहते हैं, और इसमें इंडिया की सारी हिस्ट्री डिटेल में लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये छोटा सा मोहम्मद बिन कासिम का आना यहाँ पे। अब इसके आगे हमारी जो चीज़ें हैं, ये कामयाब क्यों हुआ, इसको पीछे से क्या सपोर्ट थी, क्या कहा गया, इसकी रीजन मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये चीज सुन लो। इसको ना हजाज बिन यूसुफ ने एक लेटर लिखा। उसने कहा कि तुम्हारी मिलिट्री स्ट्रेटजी या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, किल एनीवन बिलोंगिंग टू अहले हरब। जो भी तुम्हारे सामने आए किसी को भी मार दो, किसी को माफ नहीं करना। उनके बेटों को अरेस्ट कर लो और उनकी बेटियों को जो है ना वो कैदी बना लो। ठीक है, और उनको कैद कर लो।
whoever does not fight against you या against us, जो हमारे खिलाफ नहीं लड़ता उसे अमान दे दो। ठीक है ना, अमान देना मतलब उसे माफ कर देना और कहना कि तुम अब फाइट में हिस्सा नहीं लोगे, ये वर्ड है। अमान की कुछ शराइत होती हैं। अच्छा, ये जी स्ट्रेटजी थी, किसी को भी कोई भी रास्ते में आए माफी कोई नहीं, मार दो, किल एनीवन बिलोंगिंग टू अहले अरब। एनीवन, एनीवन से मुराद है एनीवन, चाहे वो औरत है बच्चे हैं, ये ऐसा कोई स्ट्रेटजी इन्होंने नहीं दी थी कि जनाब इनको नहीं मारना। बेसिकली ये जिहाद भी था और कुछ और भी चीजें इसमें शामिल थी। अच्छा, रीजंस ऑफ सक्सेस क्या थी? कोट, हाँ बेटा, कोट तो आप इसके अंदर ही देंगे, आप ये सारे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कोट देंगे। मैं कोट आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करनी है चीज। जर्नल देखें, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, क्या नाम है इसकी, ये अच्छा, ये आप इस कोट की बात करें जो पीछे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, ये वाला ना। अच्छा, ये आपने इस हेडिंग के फौरन बाद नहीं दे देनी, इसकी आपने तमहीद बांधनी है, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन जो है ना कासम को जो लेटर आया था हजाज बिन यूसुफ का, वो बताना है और उस लेटर के रेफरेंस दे देना है, ठीक है। अच्छा, उसमें देखें जी, अब इसमें क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासम सब जीत के, रीजंस क्या थे? नंबर एक तो इनकी ना सुपीरियर मिलिट्री इक्विपमेंट से, इनके पास मंजनीक और बहुत सारे ये सीज इंजन थे, मंगोल वो था। ये एक ऐसी चीजें थी जिसके जरिए मतलब आप दुश्मन को एक वक्त में 20-20 30-30 40 लोगों को तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं, किसी किले को तोड़ सकते हैं और किसी बड़ी जगह पे हमला कर सकते हैं, दूर भेज सकते हैं जैसे मिसाइल आजकल भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रूप जो थे इनकी, उनका बड़ा डिसिप्लिन था, क्योंकि अरबों ने जंगें लड़ी हुई थी, अरबों ने सारे अरब के ऊपर इस्लाम को गालिब किया था। इस्लाम आया, तलवार उन्होंने अच्छे तरीके से चलाई, उनको काफ़ी मुहिमात का सामना करना पड़ा। नबी पाक के दौर में इतने गज़वात हुए हैं, 28 गज़वे हैं, तकरीबन 87 के करीब जंगें हैं टोटल, और उसमें गज़वे भी शामिल हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, उन अरब बड़े ट्रेंड हो गए थे, बड़े ट्रेंड मिलिट्री थी इनकी, बड़े डिसिप्लिन था और लीडरशिप थी पीछे जो इनको सपोर्ट कर रही थी। पीछे सेंटर था, कोई काज थी जिसके पीछे ये यहाँ पे आए हुए थे। इनके अंदर जहाद का कंसेप्ट था। जहाद आपको पता है कि मोरल इबादत है हमारी और इबादत का पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो जहाद का जज्बा है वो मुसलमानों को हर जगह पे गालिब रखता है। ये इनके लिए मोरल बूस्टर था जहाद जो है, ये भी एक रीजन थी। अब हिंदुओं के अंदर कोई जहाद नामा कोई कंसेप्ट नहीं था, उनको पता था मरेंगे तो तब भी आग लगनी है, तो फिर इस तरह भी आग लगनी है, ठीक है ना। वो उनके मोरल डाउन हो गए थे, उनका मोरल तो यहाँ ही डाउन हो गया था जब वो किले से एक फ्लैग को गिराया ना, तो उनका मोरल डाउन हो गया, उसके साथ ही वो सारे भाग गए। तो उसके बाद जनाब उनके रूलर्स को सरेंडर करना पड़ा। एक सबसे बड़ी वजह जो थी रिलीजन, इसको स्प्रेड करना था, ठीक है। कि हमने मुसलमानों की कामयाबी है कि अगर रिलीजन जो है वो दूर दराज के इलाकों में वर्ल्ड वाइड इसका बिलीफ जो है ना वो फैले। उसके बाद जनाब एक रीज़न ये थी कि हम हमारे पास जो मेन मेजॉरिटी थी, वो पॉपुलेशन जो इंडिया में थी उस वक़्त, वो बुद्धिस्ट थे। अब बुद्धिस्ट का क्या था, वो उनको सामना था राजा दाहिर के ज़ुल्म-ओ-सितम का, जीनोसाइड का। ये डिससैटिस्फाइड थे अपने रूलर से, ये जो हिंदू थे। हिंदू और बुद्धिस्ट जो है, हिंदू जुल्म कर रहे थे बुद्धिस्ट पे, मैंने आपको रीज़न भी बताई है। और इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सपोर्ट किया। जब आपके अपने ही आपके खिलाफ सपोर्ट कर दें किसी बाहर वाले बंदे को, फिर आपकी शिकस्त यकीनी होती है। एक ये भी वजह थी इनकी रीज़न की सक्सेस की। फिर जो लेबर थी, डिसेबिलिटीज ऑफ लोहाना जाट्स, ये जितनी भी जाट्स कम्युनिटी थी जो हिंदुओं के अंदर थी, हिंदू जो थे वो इनको अपना एक गुलाम समझते थे और ये भी इनको लेबरों की तरह ट्रीट करते थे, ये भी एक वजह थी। उन्होंने भी मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। उसके बाद दाहिर जो था, इसके जो अपने कोर्ट के लोग थे, जो चीफ थे, सॉरी, जो नोबेल्स थे। नोबेल्स वो होते हैं जो आपके स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं, मशवरागीर हो सकते हैं, वजीर हो सकते हैं, आपके दरबार के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। जैसे लेट्स सपोज इमरान खान की गवर्नमेंट में फवाद चौधरी था। इस तरह के जो लोग थे जो इसको मतलब शेर शी था, ये इस तरह के बड़े करीबी जो लोग होते हैं, उनके साथ इसके थोड़े से इख्तलाफात हो गए, तो इन्होंने भी इसके खिलाफ जनाब मोहम्मद बिन कासिम के सपोर्टर्स को सपोर्ट किया। ये भी एक रीज़न थी। अच्छा जी, मोहम्मद बिन कासिम साहब की डेथ कैसे होती है, ये सारी स्टोरी के बाद अभी सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। जब ये वलीद बिन अब्दुल मालिक साहब की वफात हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं मरूजी में
तो मोहम्मद बिन कासिम की वफात जब होती है तब खलीफा कौन था, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक था या वलीद बिन अब्दुल मालिक। ये सुलेमान बिन अब्दुल मालिक जब नया खलीफा आता है वलीद की डेथ के बाद, ये 715 में वलीद की डेथ होती है, उससे एक साल पहले 714 में हिजाज साहब वफात पा जाते हैं, हिजाज बिन यूसुफ। अब हिजाज और वलीद जो है ना, इनकी आपस में केमिस्ट्री मिलती थी, ये आपस में दोस्त थे, ये और एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। अब हिजाज ये नहीं चाहता था कि सुलेमान खलीफा बने, हिजाज किसी और का वेल विशर था। और हिजाज की चलो वैसे इंतकाल हो गया, अब हिजाज ने और वलीद ने मिलके जो जो एक्सपेंशंस की हुई, सलमान ने वहां वहां से लोगों को वापस बुलाया और वहां उनको सख्त कड़ी सजा भी दी। लोगों को वहां पे उनके रिस्पॉन्स उनके मुतबादल लोग अपॉइंट जरूर किए, लेकिन उनको वापस बुला के सजा दी, कईयों को तो मारा भी और कत्ल भी कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम साहब जो हैं 712 से 15 तक 3 साल तक तो एक्सपेंशन करते हैं। किसी जगह पे 6 माह मुहासरा रहता है, कहीं किसी जगह पे 2 माह, और ये करते 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 जनाब ये मुल्तान तक पहुंचते हैं। अल बालादूरी जो है, ये एक हिस्टोरियन है, ये क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक एंड डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नरशिप ऑफ सिंध। ये इनके बकौल। अब क्यों बुलाया, एक तो वजह ये थी कि सुलेमान बिन अब्दुल मालिक हिजाज के खिलाफ था, और मोहम्मद बिन कासिम ने जो एक्सपेडिशन की थी, सुलेमान ने कहा कि ये खलीफा की इजाज़त नहीं है, अब तुम्हें खलीफा की कोई भी किसी भी तरह की परमिशन हासिल नहीं, लिहाजा कम बैक। हाँ, दूसरी रीजन ये है, राजा दाहर की जो बेटियां थी, सूर्या देवी और परमल देवी कहते हैं, किसे पालमा देवी भी कहते हैं, इसका नाम है पालमा, PLMA। ये दोनों का आप चेक कर लेना कौन सा नाम अथेंटिक है, लेकिन पलमा या परमल दोनों ही लिखे जाते हैं। छाछनामा में ये दोनों नाम लिखे हुए हैं जो, ठीक है, फतूहात नामा है। अब ये जाके क्या करती हैं दोनों, जो बेटियां हैं राजा दाहिर की, ये जनाब जाके इनको ना मोहम्मद बिन कासिम जब राजा दाहिर को कत्ल कर देता है, राजा दाहिर को मारने के बाद इनकी जो दोनों बेटियां हैं इनको वो होस्टेज और कैदी बना के ये गिफ्ट भेजता है किसको, बगदाद में खलीफा को बांदियां बना के रखने के लिए, जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट था। तो जब ये वहां पे जाती हैं, ये परमल देवी है, ये उसे कहती है सुलेमान को, खलीफा सुलेमान को, कि जनाब जो मोहम्मद बिन कासिम ने हमें जब यहाँ पे भेजा, उससे पहले उसने हमें खुद यूज किया, फिर आपके लिए गिफ्ट भेजा। तो ये चीज सलमान साहब सुन के सीखपा हो जाते हैं और अपनी ये समझते हैं कि मेरी तौहीन है कि एक मेरा ही बंदा, मेरे नीचे काम करने वाला, वो इस तरह करके मुझे गिफ्ट भेज रहा है। अब इस चीज से ना जनाब सलमान इसे कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम को मेरे पास पता किस तरह लेके आओ। अब ये बात इतने ध्यान से सुने, इतने गौर से सुने। वो कहता है कि इसको ना गाय की खाल में सी के लेके आओ मेरे पास, डायरेक्ट नहीं। और वो गाय की खाल में सी के लेके जाते हैं, और वहां पे जाके जनाब मोहम्मद बिन कासिम को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि ये रास्ते में मकरान में, ठीक है ना, वहां पे इनकी वफात होती है, वापस इनको भेज दिया जाता है, और यहाँ पाकिस्तान के किसी इलाके में दफन है, बलूचिस्तान के करीब या सिंध के करीब, ऐसा अथेंटिक नहीं है। अननोन रीजन की वजह से कहते हैं, लेकिन ये ज्यादा अथेंटिक रीजन है। एक तो ये रीजन है, और दूसरी रीजन ये है कि सुलेमान और हजाज की दुश्मनी थी। अच्छा, ये जब वहां पे जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल कर दिया जाता है और फिर इसको जला भी दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको वहां पे भी नहीं रहना दिया, इसको वापस यहाँ ही भेजा जाता है बर सगीर में। जो राजा दाहर की जो बेटियां हैं, ये बता देती हैं कि हमने अपने बाप का बदला ले लिया है, मोहम्मद बिन कासिम को मरवा के, ऐसा नहीं हुआ था। फिर सलमान बिन अब्दुल मालिक साहब इन दोनों बच्चियों को, इन दोनों देवियों को दीवार में जिंदा चुनवा देते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, आपने झूठ बोला तो झूठ की सजा तो आपको मिलेगी। अच्छा जी, मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये जो उसको वापस बुलाने के बाद बहुत गवर्नमेंट वीक हो जाती है। यजीद बिन मुहल्ला को यहाँ पे गवर्नर सिंध और मुल्तान लगाया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसिव नहीं रहते, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते। फिर इस ये हबीब इनको रिप्लेस करता है, और हबीब के बाद अल जुनैद आता है। लेकिन ये सारे लोग ना एक खास टाइम तक रहते हैं, फिर ये खत्म हो जाते हैं। इनके बाद अब ये देखें 712, यहाँ से हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू होती है, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान शुरू होती है, और यहाँ पे अचानक भी खत्म भी हो जाती है 715 में। इनको आप समझे ही कुछ ना, ठीक है।
715 में ख़त्म हो गई। ये 3 साल जस्ट इतनी फतूहात मुल्तान तक हम आए। एक क्वेश्चन आता है कि यार ये छोटी सी फतूहात थी, आगे तो मुल्तान के आया ही नहीं, तो फिर दिस इज नॉट एनीथिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम कभी यहाँ पे आया भी था या नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, हमने हिस्ट्री में सिर्फ वो कुछ पढ़ना है, क्योंकि कोर्स आप समझ रहे हैं लंबा है, लंबा नहीं है बेटा। हमने वो कुछ पढ़ना है जो सिर्फ किस चीज को सपोर्ट करे, जो सिर्फ सपोर्ट करेगा मुस्लिम रूलर्स को। यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स खत्म हो जाते हैं ना मुस्लिम, फिर ये दोबारा छोटी छोटी रियासतें जन्म लेती हैं, चलूकिया, विक्रम, द्वितीया, ठीक है ना, प्रथरास, ये छोटी छोटी जगह जगहों पे फैल जाती हैं। ये तब तक रहती हैं जब तक गजनवी एक दफा आके इनकी उधेड़ नहीं करता, हर चीज इनको मारता नहीं। अच्छा जी, ये वहां पे ये जो आफ्टर मैथ या रिजल्ट्स ऑफ जो होते हैं ना इसके कन्क्वेस्ट के, तो कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या होते हैं। अभी देखें इसमें मुसलमान डायरेक्ट रिलेशन में आ जाते हैं बरे सगीर की। मुसलमानों का बरे सगीर के साथ डायरेक्ट रिश्ता एस्टेब्लिश हो जाता है। जो मुस्लिम रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, मुसलमानों ने यहाँ के सिस्टम में अपना कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी जो जितनी भी ट्रेडिशन थी, वैल्यूज थी, सोशल सिस्टम था, जस्टिस सिस्टम था, इक्वालिटी का सिस्टम था, इनकलकेट कर दिया। ठीक है, इन लोगों में इस्लाम की जो है ना नो हो आ गई, इस्लाम फैलना शुरू हो गया। यहाँ पे गजनवी आपके साथ अपने साथ सेंट लेके आया, उसे कहते हैं जनाब, ये इनका ना आशिक था सूफियों का, इंटेलेक्चुअल्स का और सेंट्स का। और ये सब कॉन्टिनेंट में आते हैं और ये इस्लाम को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। उसमें दाता अली हजवेरी हों या बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी हों, फरीदुद्दीन गंजशकर हों, या अजमेर शरीफ वाले हों, या गौस पाक हों, कोई भी हो, ये सारे लोग। फिर मुस्लिम कल्चर और ट्रेडिशन जो है ना वो लोकल पीपल को बहुत इफेक्ट करती है। ये आफ्टर मैथ सिर्फ इस्लाम के हद तक है। अच्छा, ये देखें जो आफ्टर मैथ में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ के लोगों के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं, एजुकेशनल इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स लिखते हैं अरब कन्क्वेस्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन दिखाया था कि उसने चौथा सवाल पूछा हुआ था, इफेक्ट्स क्या है, इनके ऊपर इफेक्ट्स क्या है, अगर मोहम्मद बिन कासिम आया या एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी हुई है तो इसके ऊपर असर क्या छोड़ के गई है। अब ये देखिए नंबर 1 पे क्या हुआ, अरब ब्रॉड विद देम क्या नॉलेज, इस्लाम का इल्म लेके आए, एस्ट्रोनॉमी का इल्म लेके आए, फिका का इल्म लेके आए, मंतक, ज्योग्राफी, कल्चर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का इल्म लेके आए। इंडिया फ्रॉम कनकर्ड स्टेट ऑफ पर्शिया एंड बैजेंटाइन। अब ये बैजेंटाइन और पर्शिया, जो फारस के या इलाका था पर्शिया जिसे कहते हैं, इसको भी उन्होंने इससे पहले फतह कर लिया हुआ था। और फिर वो बड़े सगीर में आते हैं, ये 712 में आते हैं, तकरीबन 100 साल होने वाला था नबी पाक की वफात को, नबी पाक के ज़ाहरी वसाल को 100 साल होने वाला था जब यहाँ पे पहुंचते हैं। उससे पहले अच्छी खासी हजरत उमर के दौर में बड़ी जो है ना वो फतूहात हो चुकी। अच्छा, वाइस वर्सा में क्या होता है, दूसरी चीज, आल्सो ट्रांसफर्ड नॉलेज एंड बुक्स टू अरब वर्ड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से भी यहाँ पे किताबें भी जाती हैं, नॉलेज भी ट्रांसफर होता है, और यहाँ की बहुत सारी किताबें जो लिखी होती हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट हो जाती हैं। अबू मशाहिर जो है, ये एक अरबों का बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉमर। ये बनारस में आके 10 साल काम करता है और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करता है, यहाँ के जो सारे मामलात हैं इंडिया में बैठ के, और अपना सारा जो नॉलेज है इंडिया में ट्रांसफर करके जाता है, बहुत सारा अपने शागिर्द पैदा करता है, और ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे के जाते हैं। ये भी एक एजुकेशनल इम्पैक्ट। फिर जो इनकी खत्म होती है खिलाफत, इनका क्या नाम है, उमैया की, फिर अब्बासी आते हैं। अब्बासियों के बाद क्या होता है जी, इनका खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद जो थे। ये हारून रशीद साहब के दौर में क्या होता है, बरकामीर जो है वो इनवाइट करता है हिंदू स्कॉलर्स को बगदाद से, ठीक है, बगदाद, बगदाद में इनवाइट करता है। बगदाद जो सेंटर ऑफ नॉलेज होता है, इनका सेंट्रल एरिया होता है, कैपिटल होता है। वो क्या करता है, ट्रांसलेट संस्कृत वर्क ऑफ मेडिसिन इनटू अरेबिक। अब संस्कृत एक लैंग्वेज है जो बरे सगीर में बोली जाती थी। इसके ऊपर एक डिबेट है, संस्कृत वेदी से निकली है, वेदी संस्कृत, प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश,
अपभ्रंश से ये फिर पंजाबी, सिंधी, बंगाली ये लैंग्वेजेस निकली। संस्कृत भी एक लैंग्वेज है और संस्कृत में बहुत सारा मटेरियल लिखा गया है और संस्कृत का में जितना भी वर्क था वो मेडिसिन के ऊपर वो अरबी में ट्रांसलेट करवाते हैं हारून रशीद साहब, ताकि हमारी स्टेट को फायदा हो सके। इसके बाद और क्या चीज़ है, इंडियन किताब की एस्ट्रोनॉमी के ऊपर सिद्धांत था, इसको भी अरबी में ट्रांसलेट करवाया जाता है। फिर एक मैथमेटिशियन है अल ख्वारिज़मी, ये बहुत सारी इंडियन किताबों को अरबी में ट्रांसलेट करते हैं। ये देखिए नॉलेज कैसे ट्रांसफर हो रहा है, एमए नहीं मतलब वो यहाँ पे आए और एमए नहीं उधर चीजें गई। जो चीजें अरबी में ट्रांसलेट होगी अरब वालों के थ्रू इजी थी, वो पढ़ सकते थे और सारा नॉलेज इंडिया का था। इसी तरह बहुत सारी किताबें मेडिसिन के ऊपर और तारीख के ऊपर जो बगदाद से लाई गई थी वो अरब में जो ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, वो अरेबिक में ट्रांसलेट, फिर हिंदी में सॉरी ट्रांसलेट होती हैं, संस्कृत में होती हैं, यहाँ की बेसिक जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ में होती हैं। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इंडिया से बगदाद भेजे जाते हैं और जो डॉक्टर मानका साहब हैं ये बहुत मशहूर हैं। ये जनाब ट्रीट करने के लिए गए थे खलीफा हारून रशीद को भी यहाँ से। ये है उनके एजुकेशनल इम्पैक्ट्स। ठीक है, एजुकेशनल इम्पैक्ट्स क्या हैं जनाब, ये नॉलेज ट्रांसफर हुआ है, किताबें ट्रांसलेट हुई हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स आए हैं, उसके बाद संस्कृत से अरबी, अरबी से हिंदी, हिंदी से ये सारी चीज़ें, फिर हॉस्पिटल्स में लोग अपॉइंट किए गए हैं, डिप्लॉयमेंट हुई है, फिर उसके बाद हारून रशीद के दौर में इनवाइट किया गया है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आए और अरबी में इंडियन किताबें ट्रांसलेट करें और अरबी की इंडियन इंडियन ट्रांसलेशन करके वो हिंदी में लेके आए। अच्छा जी, ये रिलीजियस इफेक्ट्स क्या होते हैं? रिलीजियस इफेक्ट्स ये हैं, इस्लाम यहाँ पे फैलना शुरू हो गया ग्रेटर लेवल पे। दूसरे नंबर पे अरबों ने जो अरब स्टार्टेड टू एंटर इन इंडिया एज कनकरर। जब ये बंदा हीरो बन के आता है, बंदा कहता है कि अब तो अपना ही घर है, कोई मसला ही नहीं। पहले ये डर डर के आते थे कोई लूट ना ले, कोई ये ना हो जाए, फिर एक कनकरर के तौर पे, फातेह के तौर पर आए, फिर उन्होंने इस्लाम को बहुत ज्यादा तबलीग की, बहुत ग्रेटर लेवल पे इन्होंने फिर अपने ट्रेड पर्पज के साथ साथ ये भी काम किया। जितने भी लो कास्ट हिंदू थे या बुद्धिस्ट थे उन्होंने इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि इसमें इस्लाम में रिलीजियस फ्रीडम थी। अब ये कास्ट सिस्टम नहीं था, ह्यूमैनिटी थी, इक्वालिटी थी, पीस था, जस्टिस फॉर ऑल था और कोई भी कास्ट सिस्टम ना होने की वजह से इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें सुकून है और यहाँ पे हम बचे रह सकते हैं ज्यादा। जो जीनोसाइड था वो रुक गया और जो जिमीज का कॉन्सेप्ट आया कि आप स्टेट को कुछ दे के आपकी स्टेट प्रोटेक्शन करेगी, जो इकलियतें हैं, ठीक है ना, ये रिलीजियस फैक्ट था। उसके बाद अरब ट्रैवलर जो राइटर या रिसर्चर जितने भी यहाँ पे आए इंडिया में, सिंध में, सिंध को हम बाबुल इस्लाम कहते हैं, उनको ये चीज पता लगी कि इन्होंने एक पाथवे प्रोवाइड कर दिया दूसरे मुसलमानों को, अगर कोई और किसी इलाके से आना चाहते हैं इस्लाम के पर्पज के लिए कि सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से दाखिल होना है, कौन सा रास्ता है, ये सारी चीजें रिलीजियस फैक्ट में आती हैं। और ये जनाब इसके बाद आई एच कुरैशी साहब लिखते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन सिंध, ठीक है ना, प्रिपेयर द वे फॉर फ्यूचर प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम इन सिंध एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। ठीक है, यहाँ पे जो मुस्लिम रूल है सिंध में, उसने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट उसका की जो हुई, तो उन्होंने एक अगले मुस्तकबिल के लिए रास्ता हमवार कर दिया। सोशल इम्पैक्ट्स क्या हुए या कल्चरल इम्पैक्ट्स क्या हुए, उसमें जनाब अरबों ने ये जो चेस की गेम आप खेलते हैं जिसको कहते हैं कि माइंड गेम है, बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल गेम है, ये इंडिया से सीखा था अरबों ने। तो अरब जो म्यूजिक है वहाँ पे जो सिंधी म्यूजिक है, फोक म्यूजिक, उसका बहुत ज्यादा असर नजर आता है क्योंकि ये दोनों इकट्ठे रहे हैं और यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ से ट्रांसलेट किया, ट्रांसफर किया, क्योंकि जो ये अरब यहाँ पे आए हैं उन्होंने यहाँ पे शादियां की हैं, शादियां करने के बाद लोग वहाँ पे गए हैं, फिर ये मिक्स्ड नस्लें वहाँ पे गई हैं, बड़ा ये सारा कल्चर इस तरह भी ट्रांसलेट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, सॉरी। अच्छा, सिंधी लैंग्वेज जो है उसमें बहुत सारे अरबी के वर्ड हैं और अरेबिक स्क्रिप्ट भी मिलता है। बहुत सारे अरब जो हैं, मैनी अरब लर्न संस्कृत लैंग्वेज, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे जो बोली जाती थी उर्फ आम में वो संस्कृत लैंग्वेज थी। और जो है उसके बाद न्यू डायलेक्ट्स जो हैं वो, और जस्टिस सिस्टम भी, ये अलहदा पॉइंट आपने बनाना, ठीक है ना, जो जस्टिस सिस्टम अरबों का था वो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और इन्होंने अरबों ने नए डायलेक्ट्स जो हैं, वो नए लहजे जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए बोली के, बोलने के। इसी तरह जो अदर मुस्लिम लैंग्वेजेस थी जो पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट रखती थी वो अरब वर्ड भी उसमें आए, ठीक है। और मैनी सिंधी फैमिलीज जो हैं अरब ओरिजिन के, अरब ओरिजिन से थी जो, वो यहाँ पे सेटल्ड हुई, यहाँ पे शादियाँ की और वो सिंध में ही अपनी उन्होंने नस्लें बढ़ाई और इस तरह करके कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए
और वहां से यहाँ आए। ज्यादातर अरब जो हैं उन्होंने यहाँ आके शादियां की और यहाँ से फैमिलीज बना के वहां पे लेके और यहाँ भी सेटल्ड हो गए। और वो साथ में इस्लाम का भी काम करते रहे और दूसरे भी सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट्स भी सोसाइटी पे डालते रहे। अच्छा, वडेरा सिस्टम जो है, ये जो शेख ऑफ अरब है इन्हों से इनसे सीखा इंडियंस ने। अरब जो सेटल्ड हो गए सिंध में, इन्होंने लोकल वुमेन से जो शादियां कर ली, वो हाइब्रिड जनरेशन बन गई। इस तरह भी कल्चर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। मिलिट्री कंटोनमेंट इन्होंने बनाए थे जो बाद में एक बहुत बड़े हब बन गए थे किस चीज़ के, आर्ट्स, लर्निंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, कल्चर के। जो अरबों ने आके यहाँ पे मिलिट्री कैंटोनमेंट्स बनाए थे अपने प्लेटफॉर्म पे अपने तरीके से, जैसे वो नबी पाक के दौर में जैसे मिलिट्री कैंटोनमेंट्स बनाए गए, हजरत उमर के दौर में बनाए गए, हजरत अली के दौर में, वो सारे फिर बाद में आर्ट, लर्निंग, लिटरेचर और कल्चर। अरबों ने एक लेगेसी छोड़ दी थी बिल्डिंग्स बनाने की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की, जो इंडिया में बाद में इसी बुनियाद पे ये सिस्टम चलता रहा। इकोनॉमिक इफेक्ट में ट्रेड बड़ी बूस्टअप हो गई थी। जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट की, स्पेशली रॉ मटेरियल, और टैक्स सिस्टम इनको दिया कि टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, जिम्मियों से कैसे लेंगे, दूसरे लोगों से कैसे लेंगे, जिजिया क्या होता है, ये सारा। लैंड की तकसीम उनको बताई कि तकसीम जो है ना, प्रॉपर्टी कैसे तकसीम होती है, बेटों में, बेटियों में, ये वो इन्होंने सीखा इस्लाम से। जो अरब सेटल्ड हो गए ट्रेड पर्पस के लिए, उन्होंने कमर्शियल ग्रोथ की फिर बहुत ज़्यादा ना, उन्होंने यहाँ बहुत, जैसे आजकल अफगानी यहाँ पे कर रहे हैं ना, बहुत बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, बड़े शहरों में। इसी तरह कमर्शियल ग्रोथ अरबों ने भी यहाँ पे किसी दौर में की। जो कोस्टल एरिया था लाइक मालाबार, तो इसके साथ एक अरबों का रिच बॉन्ड बन गया था, और ये समझो कि सारा इलाका ही अरबों का था। यहाँ के लोगों से यहाँ इन्होंने शादियां की, और सारे अरब ही यहाँ पे ऑलमोस्ट रहे थे। ये सारा मुसलमानों का इलाका हो गया था, यहाँ पे ही अरब आके ज्यादा स्टे करते थे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स में क्या हुआ जी, इंडियंस का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, कास्ट सिस्टम या सुपरस्टिशियस सिस्टम या फ्यूडलिज्म, वो सारा एक्सपोज होकर सामने आ गया। उसकी सारी कमजोरियां अरबों के ऊपर खुल गई। उनको पता लग गया कि कैसे आना है, कैसे हमला करना है, कैसे राज करना है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया जो है ये जनाब बड़ा वेलकमिंग स्टेट है। कोई भी आज, यू आर वेलकम जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम, ऐसी चीजें। इसी वजह से इनकी वीकनेसेस अरबों ने खोल के सारी दुनिया के सामने रख दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जितने भी मुसलमान आए हैं उनको पता चल गया कि सिंध एक प्रॉपर वे नहीं है, यहाँ पंजाब से भी हम दाखिल हो सकते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, नया रास्ता भी मिला। मुसलमानों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी, इक्वालिटी, रिलीजियस लिबर्टी, और नो डिस्टर्बेंस इन लोकल सिस्टम ब्रॉट गुड इम्पैक्ट्स ऑन इंडियंस। ठीक है। इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप यहाँ पे आया। पहले क्या होता था, यहाँ पे छोटी छोटी स्टेट थी, अपनी अपनी गवर्नमेंट चला रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं था। अरबों में पता है मदीना की रियासत, और उसके बाद इराकी, बगदादी, ये सारा सिस्टम, और इदारे छोटे छोटे बने थे, पुलिस का अलहदा और कोतवाल, ये वो सारे जो अरबों से इन्होंने लिए पोलिटिकल सिस्टम। अच्छा जी, ये आपको मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ हम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। वो इम्पैक्ट का जो है वो एवोल्यूशन में आपने डालना नहीं है इस डिटेल में। ये पूरा एक सवाल था जो हमने इम्पैक्ट्स किए हैं ना, ये पूरा एक क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ हम इनमें हिस्टोरियन कैसे डालेंगे और इनमें कोटेशंस कैसे देंगे। ठीक है। अब रोल ऑफ सूफीज एंड मिशनरीज। अब ये देखें सूफीज का क्या रोल है। सूफीज मेस्टिसिज्म का जो कंसेप्ट है, सूफीज्म का कंसेप्ट है, सूफी जो बड़े सगीर में आए, उसमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, तमाम जगहों पे सूफीज एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो सूफीज हैं, इन्होंने प्योरीफाई किया सोसाइटी को, इन्होंने स्पिरिचुअलाइज्ड किया सोसाइटी की, रूहानी पकीजगी की। इन्होंने मुख्तलिफ सिलसिले थे सूफियों के, उन सिलसिलों के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने उनकी बुनियाद रखी और मुख्तलिफ उनके फॉलोअर थे, और सूफियों ने अपने शागिर्द तैयार किए और पूरे बड़े सगीर में इन्होंने फैला दिए। और सूफियों ने, सुनने में आता है कि लाखों मुसलमान किए हैं, लाखों लोग मुसलमान किए। अच्छा, इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सिलसिला जो है, सिलसिला चिश्तिया है। इसकी बुनियाद रखती हैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर शरीफ वाले, जो आजकल इंडिया में हैं। ये जनाब फाउंडर हैं इसके। ठीक है। ठीक है, फाउंडर हैं। और इनके जो फॉलोअर हैं, फरीदुद्दीन गनशकर। फरीदुद्दीन गनशकर के बारे में तो दसते हैं, मतलब पंजाबी पोइट ने, पंजाबी ने फरीदुद्दीन गनशकर ने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ शायरी की थी। इन्होंने शलूक लिखे ने।
माइट भी हमारे इस लेक्चर में दूसरे सूबों के लोग हों तो वो पंजाबी ना समझ सकें, मैं बताऊं। इन्होंने शलूक लिखे हैं। शलूक शायरी की है, दौड़े लिखे हैं, और इन्होंने पंजाबी जुबान में अच्छे अखलाकियात के ऊपर शायरी लिखी है। तो मतलब फरीदा मैनू मुंझ कर निकी कर कुट भरे खजाने रब दे जो बावे सो लुट। ठीक है। इस तरह करके बड़े मजे की इनकी पोइट्री है। इस उस पोइट्री की मदद से इन्होंने पाकपतन के इलाके में अपनी शायरी के जरिए बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया। ठीक है। और इसमें निज़ामुद्दीन औलिया साहब हैं। निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरू और अमीर हसन दहलवी, ये इसके प्रोपोनेंट्स हैं जो इसके अलावा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला चिश्तिया जो है, ये मैंने आपको ये सूफीज़्म का पूरा एक क्वेश्चन करवाना है। आप ये ना समझे कि सर ने खत्म कर दिया मामला, ऐसे नहीं होगा। और ये भी आप ये ना समझिएगा कि जो आज का लेक्चर है ये सारी चीज़ें एंड होगी, इसमें आपने एक लंबी डिबेट चलेगी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है हर चीज़ का, आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएं। फिर एक एक क्वेश्चन डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन है, ये इसका हिस्टोरियन है, ये इसकी कोटेशन है, इतनी लिखनी है, ये डिबेट है, यहाँ एनालिसिस है, ये आपने ऐसे करना है। ठीक है। अच्छा, चिश्तिया सिलसिला जरा मतलब ये पाइनियर ऑफ कवाली है। इन्होंने कवाली कवाली के जरिए बहुत सारे लोग मुसलमान हुए हैं। कवाली वालों ने बहुत मुसलमान किया। लिबरल लोग हैं ये, बहुत ज़्यादा प्योरली लिबरल हैं ये। वहदतुल वजूद के कायल हैं। दो कंसेप्ट हैं, एक वहदतुल शहूद है, एक वहदतुल वजूद है। वहदतुल वजूद से मुराद है कि अल्लाह पाक का एक जो वजूद है, हम तमाम लोग उसी वहदत के वजूद के हिस्से हैं, उसके लश्कारे हैं, उसकी झलक हैं, उसके पार्ट हैं। ये है। इसके काउंटर में वहदतुल शहूद है, और जो चौथा सिलसिला मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बताता हूँ। उन्होंने वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट दिया ना, उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक की हम गवाही हो सकते हैं, हम उनकी वजूद का हिस्सा नहीं हो सकते। अच्छा, इसके बाद दूसरा सिलसिला है सहरवर्दिया। इसको किसने दिया? जनाब शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी साहब ने। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान भी आपने देखी होगी, ये इसके फाउंडर हैं, ये बाप दादा हैं इस सिलसिले के, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी। अच्छा, जितने भी ये सिलसिले थे इनके कॉन्सेप्ट थे, इसमें ये है, ये है, ये है, लिबरल है, ऑर्थोडॉक्स है, प्रिजुडाइस है, नहीं है, वो है, कैसे फैलाना है सिलसिले को, ये सारी चीजें थी इसमें। मैं इनको डिटेल में आपको करवाऊंगा। अच्छा, शेख सदरुद्दीन आरिफ और शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी जो हैं, ये भी इसके प्रोपोनेंट हैं, और ये भी मुल्तान के। और दिल्ली सल्तनत का जो इरा था, दिल्ली सल्तनत असल में 1206 से लेके 1526 तक, यहाँ इसमें तकरीबन 5 डायनेस्टीज आती हैं, जो स्लेव डायनेस्टी से शुरू होकर लोधी डायनेस्टी तक जाती हैं। ये दिल्ली सल्तनत के सारे इरा में ये वाला सिलसिला सहरवर्दिया बड़ा प्रोमिनेंट रहा है। ठीक है। उसके बाद कादरिया सिलसिला है। बुल्ले शाह इसके मानने वाले थे बहुत बड़े, लेकिन ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब इसकी बुनियाद रखी, और सब कॉन्टिनेंट में इसे गोस पाक लेके आए थे। ठीक है। और ये बगदाद में है शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब। बुल्ले शाह और मियाँ मीर ये इसके मानने वाले हैं। बुल्ले शाह बहुत कमाल के सूफी पोइट हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले पी शराब ते खा कबाब हेठ बाल हड्डां दी अग चोरी कर ते भन कर रब दा उस ठगां दे ठग नूं ठग। बड़े बेबाक शायर ने, बहुत बहादुर और न डर, मतलब किसी से डरते नहीं है। ठीक है। और जो इनके जहन में दिमाग में बात आती थी, कहते ये कादरिया शतारिया के मानने वाले थे। इनके मुर्शिद जो थे वो इस सिलसिले थे। ठीक है। इनका मुर्शिद था शाह अनायत कादरी, तो इस सिलसिले से, तो इसलिए इन्होंने, बुल्ले शाह ने भी इस सिलसिले को अडॉप्ट किया। अच्छा, ये भी लिबरल स्कूल ऑफ थॉट था। और मुगल ईरान में, मुगल ईरान 331 साल रहता है, 1526 जब बाबर आता है तो ये 1857 तक रहता है, 1857। ठीक है। तकरीबन 331 साल। अच्छा जी, नक्शबंदिया सिलसिला जो है, ख्वाजा बॉकी बिल्ला जो हैं इसके फाउंडर हैं, और शेख मुजद्दद अली सानी जो हैं वो इसके मानने वाले हैं, फॉलोअर हैं। मुजद्दद अली सानी वो हैं जिनको आप शेख अहमद सरहंदी भी कहते हैं। ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के थे, और इन्होंने जनाब बुनियाद रखी किस चीज़ की? वहदतुल शहूद की। इन्होंने कंसेप्ट दिया वजूद के खिलाफ वहदतुल शहूद। इन्होंने कहा हम तमाम लोग अल्लाह के होने की गवाहियां हैं, तमाम दुनिया के ऊपर चरिंद परिंद गवाहियां हैं। ये ऑर्थोडॉक्स सिलसिला था। इसमें वहदतुल शहूद के जो फॉलोअर थे, ये कंसेप्ट शेख अहमद सरहंदी साहब ने, मुजद्दद अली सानी भी इनको कहते हैं, इंट्रोड्यूस कराया, और प्योरीफाइड द मुस्लिम सोसाइटी फ्राम अन इस्लामिक ट्रेडिशन। और जितनी भी ट्रेडिशन थी, जितनी भी बिदतें थी, बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने लोगों को छुटकारा दिलाया।
अच्छा जी, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कल। कल हमारा जो लेक्चर है उसमें ये होगा गजनी और गोरी। अच्छा, गजनी गोरी इतनी डिटेल में क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको कम से कम हिस्ट्री का पता तो हो। हमने हिस्ट्री में पढ़ा गया है क्या था, क्वेश्चन क्या था, कैसे, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये इसका असल में दौर है 1001 से लेके 1030 तक की है, जो गजनियाबाद से आके इन्होंने बरसगीर में हमले किए और यहाँ से चीज़ें लूटी और वहाँ पे ले गई, और कुछ अर्सा यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट भी पंजाब में इस्टेब्लिश की। अच्छा, एक मज़े की बात ये सुने, एवोल्यूशन हो रही है, मुसलमानों का सारा मामला चल रहा है। शुरू कहाँ से हुए थे? 712 से। अब कहाँ पे पहुंच गए हैं? 1001 पे। 712 और 1001 कितने साल हो गए हैं? तकरीबन 300 साल। ऑलमोस्ट 700 और 1000। 700 मतलब 800, 900 और ये, मतलब जनाब 300 साल बाद जाके फिर दोबारा मुसलमानों को होश आया कि ये भी कोई इलाका था, यहाँ भी हम आए थे, इसमें भी कुछ करना चाहिए। 300 साल का वक्फा यहाँ पे आ गया। फिर गजनी के बाद गोरी का आप देख लें, गोरी साहब जो हैं ये 1192 में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देते हैं। 1192 में, 120 साल के बाद, इधर 1030 में ये वफात पाते हैं, और ये तकरीबन 120 साल का इनका टर्नओवर भी, इनके भी डिफरेंस है। 120 नहीं बल्कि 120 से भी ज्यादा का बनता है ये। ठीक है, 140 के राउंड अबाउट आई थिंक, या 40 या 50। अब फिर 150 पौने 200 साल का फर्क आ जाता है। फिर उसके बाद ये गोरी के बाद चलता रहता मामला थोड़ा बहुत, नल एंड वाइट करके, फिर जाके मुगल एम्पायर आते हैं और तब पता चलता है कि अब मामला पूरे बरसगीर में फैल गया है। अच्छा जी, जो सेकंड फेज है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। हम ये पढ़ रहे हैं कि एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट, ये कैसे हुआ, मुसलमानों ने यहाँ पे कैसे आना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये कैसे अपनी स्पेस बनाई, उन्होंने फैलते गए, और इस्लाम को कैसे यहाँ पे फैलाया, ये क्वेश्चन है। उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, आपने सारे डिवाइड करके लिख दिए। ये इम्पैक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन है, और ये ओवरऑल सारा, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड गजनवी जो है, बेसिकली जो मैंने आपको सूफी बताए हैं वो हमने एंड पे लिखने हैं, एवोल्यूशन में जब लिखेंगे। ये सिर्फ इसलिए मैंने इनको आज डिस्कस नहीं करना था तो इनको एंड पे ले गया। मैंने जब हेडिंग बनाई थी इसमें तीसरे नंबर पे थी। और असल में ये सेकंड फेज, पहले तो मुसलमान ट्रेडर्स थे ना, ट्रेडर्स के बाद फिर कंक्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ मोहम्मद कासिम में, फिर तीसरी हेडिंग ये थी, सेकंड फेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, जो स्टार्ट हुआ है अटैक ऑफ महमूद गजनवी के बाद। कितने सालों बाद जनाब? 300 साल, ऑलमोस्ट 300 साल। 280, 95, 90 साल के राउंड अबाउट। इसने 17 हमले किए हैं बरसगीर पे। इसने हिंदुओं को वीक कर दिया है, और इसने जनाब मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया है पंजाब में। ठीक है, और सूफी ये लेके आया अपने साथ गजना से, दाता अली जवेरी, शाह इस्माइल, बहुत सारे लोग जो लेके आए। इसको प्रिजनर्स ऑफ सूफीज कहते थे, प्रिजनर्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म कहते थे। जितने भी इसको अच्छे पढ़े लिखे सियाने लोग मिलते थे उस पर कब्जा कर लेता था, उनको अपने साथ रखता था, उनसे मशवरे लेता था। ये इसकी मतलब एक कामयाबी का राज भी था। अच्छा, शहाबुद्दीन गोरी साहब हैं, ये भी तकरीबन काफ़ी अरसे बाद उसके गजनवी के आते हैं। गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को 1192 में शिकस्त देते हैं और इंडिया का काफ़ी हिस्सा कैप्चर कर लेते हैं। ये इसके बाद फिर सही सिलसिला शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये बुनियाद रखते हैं, रूल कंसोलिडेट करते हैं मुस्लिम रूल को इंडिया में। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम रूल बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन रियल इल्तुतमिश ही इसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये थोड़ा अरसा ही रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते घोड़े से गिर के ये वफात पा जाते हैं। 1192 में ये आते हैं और 1206 में इनका इंतकाल हो जाता है। और इल्तुतमिश साहब जो आते हैं 1206 से 1290 तक, तकरीबन काफी रूलर्स, रजिया सुल्ताना भी इसी में 2 साल के लिए आती है, जो आपको अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें बलबन भी आता है। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाती है 1290 से 1320 तक। तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। अलाउद्दीन खिलजी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुगलक जो है, मोहम्मद तुगलक, इसमें 1320 से 1414 तक रहती है, तकरीबन 1 सेंचुरी। फिर सैयद डायनेस्टी आ जाती है, ये कुछ अरसा ही रहती है, बड़ी मुखसर सी डायनेस्टी है, बहुत छोटी सी। फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाती है।
और ये भी तकरीबन 80-85 साल रह जाती है। अच्छा जी, लोधी डायनेस्टी वो है जिसको मुगल एम्पायर जो है बाबर आके शिकस्त देते हैं इब्राहिम लोधी को, और यहाँ पे मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक डिबेट थी कि मोहम्मद बिन कासम का यहाँ पे आना, ये हिंदू हिस्टोरियन लिखते हैं, ये अंग्रेज भी लिखते हैं, ये एक ट्रायम्फ थे विदाउट रिजल्ट, एक ऐसी फतह थी जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकला। अब ये देखें, इसमें ये एस नहीं है। सर वोल्सले हेग, एल्फनस्टोन और फ्रिश्ता, ये तीन जो राइटर हैं। अब ये सुन लें, ये जो ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट है, इसके ऊपर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देना है, आपने ये बात ध्यान से सुननी है। मैं आपको बोर्ड ऑन करके बताता, लेकिन अभी मेरे पास वो टैब नहीं है जिसके साथ मैं लिख सकता। आप ये देखें कि हमने सारा कुछ पढ़ा, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स पढ़े। अब बहुत सारे हिस्टोरियन जैसे लेन पूल, एल्फनस्टोन, वोल्सले हेग, इनका व्यू है कि अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो है ना, वो एक ट्रायम्फ है विदाउट रिजल्ट। अब सर वोल्सले हेग कहते हैं, इनकी कोटेशन है, मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, कल वाली चीज़ों में डिटेल में कोटेशन भी लिखवा दूंगा, मैं वैसे आपको सुना देता हूँ, आप उसे सुने। वोल्सले हेग का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने कहा, ऑफ द अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध देर इज नथिंग मोर टू बी सेड। इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इट वॉज मेयर एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सिर्फ एक छोटी सी एक एपिसोड थी हिस्ट्री की। इंडिया बहुत लंबी थोड़ी तारीख रखता है, इंडिया बड़ा रिच ऑफ हिस्ट्री है, तो एक छोटी सी एपिसोड आई है, एक किस्त आई है, तो एंड अफेक्टेड ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द जो सब कॉन्टिनेंट ऑफ इतनी बड़ी टेरिटरी के एक छोटे से पोर्शन को इसने इफेक्ट किया, और दिस इज नॉट अ ट्रायम्फ, ये कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी एपिसोड है। ये वोल्सले हेग का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये डिबेट आती है पुराने पेपरों में, एक जनाब ऐसी फतह थी जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब उसके लिए वो आर्गुमेंट क्या देता है, आपने वो भी लिखने हैं। उसका आर्गुमेंट इस चीज को सपोर्ट करने के लिए ये था कि जो अरब कन्क्वेस्ट थी वो सिर्फ मुल्तान तक महदूद रही और सिंध तक, और इसका जो मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया था वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो सका। उसका नंबर वन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट उसका ठीक है। दूसरा जो है ना, क्या ये जो एक्सपेडिशन थी, ये जो नॉर्थ इंडिया में भेजी गई, ये बहुत ज्यादा, इसको रेजिस्टेंस भी फेस नहीं करना पड़ा, और वैसे ही लोग सरेंडर कर रहे थे, लोकल लोग उनके साथ थे, तो इसलिए ये कोई फतह भी नहीं है, कोई नतीजा भी हम नहीं कह सकते कि बहुत लड़के बहुत सीरियस जंग हुई। अब तीसरी जो चीज है, वो कहता है कि जो सिंध जो है वो पहले ही वीक था, इसमें जो ऑलरेडी छोटी छोटी स्टेट थी, मोहम्मद बिन कासम साहब की डेथ भी जल्दी हो जाती है, और इसमें कोई खलीफा कैलिफ सिस्टम भी नहीं आता, गवर्नरशिप भी नहीं आती, तो ऐसी ये ट्रायम्फ का कोई फायदा ही नहीं है। और मोहम्मद बिन कासम ने वीक स्टेट पे हमला करके उसमें 2-4 साल अपने अपनी फतह के झंडे गाड़े हैं, ऐसा कोई उनकी कामयाबी नहीं है। फिर उसके बाद एल्फन स्टोन जो है वो क्या कहता है। अब इनके आर्गुमेंट के ऊपर डिबेट में बाद में बताता हूँ कि डिबेट कैसे करनी है। एल्फन स्टोन कहता है, यार ये जो पहली एक्सपेडिशन के बाद, आप इसको इंग्लिश में सुने मेरे से, आफ्टर द फर्स्ट एक्सपेडिशन अंडर द इल फेटेड मोहम्मद बिन कासम वी हैव नो री एनफोर्समेंट। मतलब कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि 712 में मोहम्मद बिन कासम आए हैं, तो ये 300 साल तक तो सोया रहा, सिस्टम ही सारा सो गया था कि यार इसमें बंदा भेजना भी है कि नहीं, कोई चीज नहीं थी। अब वो कहता है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम के बाद कोई री नहीं हुई, कोई बंदे यहाँ पे नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसमें भी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी कामयाबी हम नहीं कह सकते। ठीक है, उसने कहा जी जो टेरिटरी ऑफ सिंध है ये मुख्तलिफ स्टेट में डिवाइड थी, मोस्ट ऑफ दी जो अरब सोल्जर थे वो सिंध में सेटल थे ऑलरेडी, और उन्होंने सिंधी औरतों से शादियां की थी, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वही लोग इनके साथ थे, वही इलाके थे इनके पास, तो आज भी पाकिस्तान जिस इलाके में है ये मोस्टली वो इलाके हैं। मैंने कहा द व्यू ऑफ अबव हिस्टोरियन आर ट्रू। ठीक है, ये जो हिस्टोरियन के व्यूज हैं वो ट्रू हैं, आप ये बात ज़हन में रख लें। क्यों ट्रू हैं? इसलिए कि अगर हम इस चीज़ को फतह मान भी लेते हैं, और इसके सिर्फ पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स जो हैं वो उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा, पॉलिटिकल के अलावा, जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक, रिलीजियस, एजुकेशनल इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं।
इसमें क्या हुआ, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम आ गया था, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया, न्यू डायलेक्ट्स आ गए, हिस्ट्री ट्रांसलेट होगी, बहुत सारा कुछ हुआ। ये आपने इसी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक जनरेट करनी है डिबेट। बेटा क्वेश्चन ये था कि एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, माय पॉइंट ऑफ व्यू आपने देना है, फिर उसके बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस दे देना है और कंक्लूड कर देना है। अच्छा, जब आप कंक्लूड करेंगे, ये जो ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट, तो आप लिखेंगे जो अरब कॉन्क्वेस्ट सिंध के ऊपर थी, उसने इस्लाम का बीज यहाँ पे बोया, जो कि परमानेंट था, डीप रूटेड था। इसी तरह अरबों ने जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स छोड़े, जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सिंधियों की जिंदगी थी उसको उन्होंने चेंज किया। ठीक है ना। और ये भी नाइंसाफी होगी अरबों के साथ अगर हम कहते हैं कि अरबों की जो कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध है वो सिर्फ एक एपिसोड थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, विदाउट एनी रिजल्ट। हालांकि उसने पूरे का पूरा सिस्टम बरे सगीर का चेंज करके रख दिया था। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आता है दूसरा जो कन्क्वेस्ट जो थी उसमें एवोल्यूशन क्या थी, एवोल्यूशन कैसे हुई, उसमें लिखेंगे आप इस्लाम दैट एंटर्ड इन सब कॉन्टिनेंट विदाउट, सॉरी, विद ट्रेडर्स। वो क्लाइमैक्स पे पहुंचे मुगलों के दौर में, जो एज ए ट्रेडर वो आते हैं मुगलों के दौर में, वो क्लाइमैक्स के पहुंचते हैं, ठीक है। मुगलों के दौर में जब वो क्लाइमैक्स पे पहुंचते हैं, उसके बाद हर किंग जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इस्लाम को फैलाने में, मुगल आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और हिस्ट्री और किताबों के जरिए। इसी तरह चार सूफी सिलसिले जो हैं, उलमा जो हैं, सेंट्स जो हैं, वो लोगों को इफेक्ट करते हैं अपनी टीचिंग्स के जरिए, नॉन मुस्लिम को इम्प्रेस करते हैं। ठीक है, मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लॉन्च करते हैं, मुस्लिम रिलीजियस और जो जितने भी तबलीग करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों को इस्लाम के दायरे में लेके आते हैं। ये आपने इस तरह दोनों क्वेश्चंस का कंक्लूजन देना है, ठीक है। अब ये वो पूछ लेता है कि पेनिट्रेशन ऑफ इस्लाम या डिक्लाइन ऑफ अरब्स, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन वो आपने नहीं लिखनी, जितना मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन ही मोस्टली पूछा जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमारा एंड हो गया है। इसके बाद आप मुझे बताएं जी, कोई क्वेश्चन है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि अब आपने क्वेश्चन लिखना कैसे है, करना कैसे है, क्या सीन होगा। ये थोड़ा सा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू था, एवोल्यूशन में डिटेल ज़्यादा होती है और क्वेश्चन को समेटना थोड़ा सा टफ होता है। अब किसी के पास कोई क्वेश्चन हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कोटेशंस रिगार्डिंग मोहम्मद बिन कासम। अच्छा, इसमें ये है बेटा, कोटेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जितने मैंने हिस्टोरियन लिखाए हैं, आपको हर एक की एक एक कोटेशन है। अच्छा, ये जो बच्चे जो हैं ग्रुप में, उनके साथ में ये चीज़ें शेयर कर दूंगा, वो उनको कोटेशंस मिल जाएंगी सारी, जो जिस राइटर की जिस पॉइंट पे फिट करनी है वो मैं उनको स्लाइड्स की फॉर्म में शेयर करूंगा। इसमें बाकी मैंने दो राइटर्स की सिर्फ जो हिस्टोरियन की कोटेशन बताई है, उसमें ये था एल्फन स्टोल और वोल्सले हेग जो है वो कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ एक छोटी मोटी विक्ट्री थी, ऐसा कुछ नहीं था। वोल्सले हेग कहता है ऑफ द अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड। ठीक है, इट वाज मेयर एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड अफेक्टेड ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द जो है ना अरब सब कॉन्टिनेंट, सॉरी सिंध सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद जो एल्फन स्टोल है वो भी ये कहता है आफ्टर द फर्स्ट एक्सपीडिशन अंडर द इल फेटेड मोहम्मद बिन कासम वी नेवर हेयर ऑफ एनी रीइंफोर्समेंट, और ना ही दोबारा कोई किसी ने एक्सपीडिशन भेजी। बिल्कुल फातिमा बेटा, शाबाश, ऐसे ही है। काउंटर आर्गुमेंट आप देंगे, क्योंकि आपने तीनों तरह के हिस्टोरियंस लेने हैं। पहला मुस्लिम हिस्टोरियन, हिंदू हिस्टोरियन, और फिर आपने ब्रिटिशर हिस्टोरियन लेने हैं। फिर आपने कहना है कि ये कह रहा है, ये कह रहा है, और ये कह रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो बात है किसी हद तक ठीक तो है, लेकिन ये हिस्टोरियन जो बात कर रहा है उसमें वजन ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि हमारी सोसाइटी में ये भी तब्दीली नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट शायद नजर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे रूल कंसोलिडेट नहीं हुआ था, लेकिन कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक बहुत सारे नजर आ रहे हैं, एजुकेशनल।
तो इसलिए ये मुस्लिम हिस्टोरियन की बात ठीक है, अल बिरूनी जो कह रहा है वो ठीक है, तो लिहाजा हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके रिगार्डिंग ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चा पूछ रहा है कि ज़्यादा नंबर लेने के टिप्स क्या हैं। बेटा, ज़्यादा नंबर लेने के लिए ना आपको एक तो, अगर आपने 24 वाली अटैम्प्ट नहीं देनी तो थोड़ी हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ें। डिटेल में पढ़ने के बाद हिस्टोरियंस ढूंढें, हर एक जो है क्वेश्चन उसको हिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखें, और उस इरा के हिस्टोरियन सेग्रीगेट कर लें, अलग-अलग कर लें कि अगर मोहम्मद बिन कासिम का क्वेश्चन है तो उस दौर में कौन कौन सा हिस्टोरियन था, मुगल का क्वेश्चन है, अंग्रेजों के दौर का क्वेश्चन है तो हिस्टोरियन कौन सा है, हमने कौन कौन से हिस्टोरियन देने हैं, ये सारी चीज़ें अलहदा करके इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड हिस्ट्री से लेके आर्गूमेंट से क्वेश्चन को डिवाइड करें, और फिर हर एक के काउंटर आर्गूमेंट दें, काउंटर आर्गूमेंट के बाद फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, और उसके बाद आप कंक्लूड करें। आप प्रॉपर हिस्ट्री की लैंग्वेज में आंसर करें जो पेपर की रिक्वायरमेंट है, और 8 से 8.5 पेजेस का क्वेश्चन लिखें कम से कम, और 20 नंबर का एक बीए लेवल का स्टूडेंट जैसे होता है उस तरह आपने क्वेश्चन करना है। इसमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी, और क्वेश्चन को बार बार देखना है और उसको हर पैरे में डिफेंड करते जाना है। कल क्लास बेटा होगी, परसों आपका एमपीटी है। अगर एमपीटी का इशू है तो क्लास आप 2 दिन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। आ, लेकिन क्लास तो होगी, आप देख लें, अब आपस में डिसाइड कर लीजिएगा, ग्रुप ग्रुप में बता दीजिएगा कोई भी मसला हो। चलें बेटा, ऑफ कर लेते हैं। मैं एमपीटी का, मुझे पता है बच्चों पे प्रेशर होता है, लेकिन इतना कोई इशू तो नहीं होता है, एमपीटी बड़ा इजी है। तो कल हम इसको ऑफ कर लेते हैं। बेटा, ये जो आपने फातिमा आपने बात लिखी है ना, मैं सबको बता दूं और सबके ये बेनिफिट के लिए है। आप पूछ ये फातिमा पूछ रही हैं, इन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज में पूछा है कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो उनके आर्गुमेंट्स देने के बाद उसी पैराग्राफ में हम उनकी बात को रिफ्यूज कर दें, रिजेक्ट कर दें, और उसी पैराग्राफ के लास्ट पार्ट में हम अपना थीसिस दें और आर्गू करके उसको प्रूव करें, इंस्टेड ये कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में लेकर जाएं। इसमें आप ऐसे कर सकती हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन आपकी रेपिटेशन बहुत ज्यादा आ जाती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपने नीचे जब लिखते हैं ना, आप अपने चारों पांचों हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है 8 से 7 लाइनों में। जब आप वो करते हैं तो फिर ऊपर हर एक के पैरे में आप देंगी तो वो रेपिटेशन आती जाएगी। लेकिन आप ऊपर भी कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको वो भी तरीका सिखा दूंगा, वो भी बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका। उसमें रेपिटेशन से बचाता हूँ, बच्चे जो है ना वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती तो रिपीट करते हैं चीज़ें। क्लास टाइम बेटा थोड़ा जल्दी हो तो सकता है, लेकिन ये जो स्लॉट है एकेडमी के पास यही अवेलेबल है। ठीक है। फातिमा, कहा तो ये जाता है कि हिस्टोरियन की जो बात है उसको एज इट इज कोट करें, लेकिन बेटा एज इट इज नहीं हो पाती किसी से भी। चाहे कोई टीचर है, स्टूडेंट है, कोई भी जो पढ़ने वाला, उसको भी एज इट इज नहीं याद होती। आपने बिल्कुल पैराफ्रेज कर देना है उसको, मैक्सिमम उसका मीनिंग और कंटेंट जो खराब नहीं होना चाहिए उसको इन्वर्टेड कामाज में भी डाल देना है, नीचे हिस्टोरियन का नाम भी लिख देना है। वो कंसीडर होती है आपकी, ठीक ठीक है। बेटा क्लास शार्ट हो जाएगी, कोई मसला नहीं, आप कहेंगे तो। मैं तो इसलिए आपको मैक्सिमम पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि बच्चों के पेपर नज़दीक है, मैक्सिमम कोर्स जल्दी हम कवर कर लें, अगर आप कहते हैं तो। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि मैप ड्राइंग इन पेपर, मैप तो इतने इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पेपर में, आपकी सोच है। जब अभी इसमें ना मैंने 2-3 मैप अटैच किए थे, वो सामने आए नहीं है, मैं उसमें बड़ा परेशान हूँ कि वो गए कहाँ पे हैं। और ये जो मोहम्मद बिन कासम जो रूट से आता है, जैसे जैसे जिस रूट पे मुल्तान पहुंचता है, वो भी एक मैप था। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी ड्रॉ भी करने हैं। हिस्ट्री में जब भी आप कोई बात करते हैं तो आप बताते हैं कि इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया में फलां रूलर था और उसने ये मामला किया था और ये वाला उसका मैप है,
इसकी ज्योग्राफी इस तरह की थी, इसकी साइडों पे ये मसला था, ये ठीक है ना, ये सारी चीज़ आपने लाजमी देनी है। मैं बेटा कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, क्लास की कुछ समझ आई है कि हमने क्या पढ़ा है और क्या हमारा एंड तक चला है, ये सारी चीज़ें समझ आई हैं आपको? अच्छा बेटा, फातिमा ने क्वेश्चन पूछा है। हम्म, फातिमा ने क्वेश्चन पूछा कि सर, आपने लास्ट टाइम बताया था कि 10 किताबें पढ़ने के बजाय एक किताब पढ़ लें अच्छे तरीके से, वो ज़्यादा बेटर है। तो एक कंप्रीहेंसिव बुक का नाम बता दें। बेटा, मैं आपको ना कंप्रीहेंसिव बुक जो है वो, ये ऊपर मैंने जो 5 लिखी थी ना, उनमें से अगर आपने प्री पार्टीशन फरिश्ता को पढ़ लें, ज़्यादा बेटर है। तरीह फरिश्ता, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर ट्रैक टू पाकिस्तान, ये 2 किताबें पढ़ लें। और बेहतर है कि ये जो लेक्चर हैं इनके साथ साथ चीज़ें तैयार करें, और मैं आपको जो जो चीज़ें आप फील करेंगी कि कम है, मैं आपको भेजता जाऊँगा। और इसमें इंडो पाक हिस्ट्री की कोई भी जो मार्केट में बुक हो वो ले लें, वो चल जाएगी। बहुत ज़्यादा किताबें अभी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। हाँ बेटा, लेक्चर इंशाल्लाह आपका ना, आई श्योर यू, इंशाल्लाह जो बच्चे 2024 वाले हैं उनकी हिस्ट्री फिंगर टिप्स पे होगी। और आप इस तरह समझेंगे कि आप मेरे से पढ़ने के बाद बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है, फौरन। के एल ई बुक अच्छी है, के अजीज की भी अच्छी है, यू कैन रीड। और लेकिन वो भी इस तरह नहीं है कि आप ओवरऑल उसमें सारा कुछ डिस्कस कर लें और सारी चीज़ें आपको कम्प्रीहेंसिवली मिल जाएं। लेकिन पढ़ लें तो बहुत अच्छी किताब है। और सर, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। और ठीक है जी। इतने सारे कंटेंट को, मोहम्मद बिन कासिम टू मुगल्स, इतने सारे। अच्छा, इसमें फातिमा पूछ रही हैं कि ये इतने सारे कंटेंट को, मोहम्मद बिन कासिम टू मुगल, इतने सारे कंटेंट को 7 तो 8 स्लाइड्स में या पेजेस में कैसे कंसाइज करेंगे? मेरी बेटा बात सुने। मैंने आपको ना, जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है ना, उसको हिस्ट्री का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले दिन सारा बैकग्राउंड दिया ना, आपको सारी चीज़ें आइडिया होगी कि हिस्ट्री क्या थी, कैसे शुरू हुई, क्या चीज़ें। अब आपने एवोल्यूशन जो है उसमें मेन चीज़ जो है, एवोल्यूशन में सबसे पहले आपने बताना है कि अरब ट्रेडर्स, ट्रेडर के बाद कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट के बाद फिर आपने बताना है कि जनाब मोहम्मद बिन कासिम ने सक्सेस कैसे ली। राजा दाहिर जो लास्ट रूलर था हिंदुओं का, उसको मारा। फिर यहाँ पे मुल्तान तक आया। फिर गजनी आ गया, गौरी आ गया। और गौरी के बाद जनाब स्लेव डायनेस्टी। फिर वो आपने बताना है खिलजी, तुगलक और सैयद लोधी। और उस पे एक एक पैराग्राफ लिखना है सब डायनेस्टीज पे। मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा ना, वो एक एक पैरा। फिर उसके बाद मुगल, मुगलों का क्लाइमैक्स, और मुगलों के बाद ये पाकिस्तान मूवमेंट, और ये इस तरह करके एवोल्यूशन। उसमें सूफीज का रोल लिख देना है, मिशनरीज का लिख देना है, सेंट्स का। और 8 से 10 सूफीज का नाम और एक सूफीज्म पे पैरा। फिर कंक्लूजन कर देना है। इस तरह उसे कंसाइज कर लेना है आपने। हाँ जी बेटा, 2024 की अटेम्प्ट है तो इतना टाइम नहीं ज़्यादा बुक्स पढ़ने, बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा ये सेशन ज्वाइन करने का। आप बाकी इसमें पाकिस्तान अफेयर के बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे।
लेकिन आपने पाकिस्तान फेयर के टॉपिक उसी की लैंग्वेज में लिखने हैं, ठीक है। हेडिंग ज़्यादा दें, ज़्यादा अच्छा लगता है। जितने भी आपके राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनका नाम आपने मार्कर से लिखना है, उनकी कोटेशन कोशिश करनी है, पेपर के दरमियान में लिखनी है, इन्वर्टेड कामर्स में लिखनी है, ऊपर नीचे एक एक लाइन छोड़ के लिखनी है, ठीक है। और उसके नीचे उसको सपोर्ट भी करना है कि क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अब कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर क्लास को ऑफ करते हैं। और ग्रुप में बता दीजिए कि अगर आप क्लास कल पढ़ना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं, मुझे अभी बता दें। बेटा इम्पैक्ट्स वाला क्वेश्चन हो रहा है फातिमा पुत्र, इम्पैक्ट्स वाला क्वेश्चन ही हो रहा है। मैंने आपको दो क्वेश्चन, बल्कि चार क्वेश्चन लिखवाए थे, उसमें चारों के डिफरेंट आंसर्स हैं। एक आपने क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़े, मैंने वो इम्पैक्ट्स वाला इसमें एवोल्यूशन में नहीं है। वो आपने सिर्फ लिस्ट करने हैं कि इसके इम्पैक्ट्स हुए थे, वो एक ही हेडिंग देके ना, जो इस पे इम्पैक्ट्स हुए थे उसमें सोशल कल्चरल रिलीजियस में आपने डिवाइड नहीं करना उसको। उसमें आपने 6 से 8 पॉइंट लिख देने के ये इम्पैक्ट्स भी हुए थे, जो उसके फिर नीचे एक आपने डिबेट वाला पैरा लिखने के ये वाकई इम्पैक्ट शो करते हैं जो इस सोसाइटी के ऊपर हुए थे, कि यहाँ पे कोई बंदा आया था जिसने इस्लाम भी इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे सोशल सिस्टम भी दिया और यहाँ पे रिलीजियस सिस्टम भी दिया, ये वो सारी चीजें, ठीक है। हाँ, बुक समरी ऑफ राइटर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल प्रोवाइड करूँ, ताकि आप उसमें एग्जैक्ट लिखें और आपको ये चीजें समझ आ जाए। बिल्कुल, जितनी चाहिए होंगी उतनी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्लास को एंड करते हैं। और बाकी जिसके क्वेश्चन हुए वो ग्रुप में मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।